According to message flows. हाँ मैम। हम लोग लास्ट क्लास में कॉस्ट शीट स्टार्ट किए थे और जो हम लोग का एबीसी कॉस्टिंग बाकी है तो वो सैटरडे जो एक्स्ट्रा क्लास दे रहे हैं उसमें हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग कॉस्ट शीट ही करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ये सब किया जा सकता है, तो वन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या बोला है। द बुक्स ऑफ आदर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल मंथ का, हाँ, अप्रैल मंथ का डेटा दिया हुआ है। आदर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया हुआ है 17,500 बीइंग 175% ऑफ वर्क ओवर। मतलब ये जो डायरेक्ट लेबर है ये कैसे इन्होंने कैलकुलेट किया है। डायरेक्ट लेबर जो है वो वर्क्स ओवरहेड का 175% है। तो इससे हम लोग वर्क्स ओवरहेड निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्क्स ओवरहेड जितना भी है उसका 175% डायरेक्ट लेबर है जो कि 17,500। तो इससे अगर हमें वर्क्स ओवरहेड का जरूरत पड़ा तो हम लोग निकाल लेंगे कि वर्क्स ओवरहेड कितना होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 56,000। तो इस बात का मतलब क्या हुआ देखो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल रहा है एक्सक्लूडिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो जो मैंने फॉर्मेट्स दो लिखवाए थे अगर उस पर एक बार जाए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग का कहाँ पर आता है, नॉर्मली यहाँ आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन बोल रहा है कि एक्सक्लूडिंग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एक्सक्लूडिंग बोला है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इसका मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है वो जनरल है कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। कैसे पता करेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो निकला है उसमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस नहीं लग के निकला है। तो फिर ये कौन सा वाला एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है। मतलब ये कॉस्ट शीट जब हम लोग का बनेगा तो वो कौन सा वाला एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस बनेगा। ये तो कॉस्ट शीट देखने से ही हम लोग बोल सकते हैं। अगर मेरा यहाँ पर, यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल रहा है ये रहा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बोल रहा है कि इसमें ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस नहीं लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये बाद में लगेगा, अगर होगा तो बाद में लगेगा तो वो जनरल होगा। तो इसका मतलब कौन सा वाला ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस यहाँ पर नहीं लग रहा है। रिलेटेड विथ, दो तरीके का था ना, रिलेटेड विथ प्रोडक्शन, नॉट रिलेटेड विथ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर कौन सा वाला आंसर होगा, मतलब ये रिलेटेड विथ प्रोडक्शन है कि नॉट रिलेटेड विथ प्रोडक्शन। ये तो कॉस्ट शीट देख के नहीं बता सकते हो तुम लोग यहाँ से। नॉट रिलेटेड विथ प्रोडक्शन है तभी तो होगा ना, क्योंकि अगर रिलेटेड विथ प्रोडक्शन होता तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ वो होता ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं लगा हुआ है तो फिर वो नॉट रिलेटेड विथ जो है हम लोग का प्रोडक्शन है। ठीक है, फिर बोल रहे इन्वेंट्री का दिया हुआ है तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग क्लोजिंग, फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग, ये दिया हुआ है। फिर नीचे बोला है अदर्स डेटा है उसमें बोल रखा है सेलिंग एक्सपेंसेस, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ये देखो जनरल वाला है यहाँ पर। सेल ऑफ द मंथ 75,000। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मेटेरियल परचेस। हमें मेटेरियल परचेस फाइंड आउट करने बोला है, पहला क्वेश्चन। दूसरा बोला है प्रिपेयर ए कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग द वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड ऑल्सो द प्रॉफिट अर्न। मतलब पूरा हमें कॉस्ट शीट भी बना के देना है। ठीक है, तो हम लोग मेटेरियल परचेस कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोग के पास एक डेटा अवेलेबल है दैट इज सीओजीएस। हम लोग इसके हेल्प से जो है निकाल सकते हैं कि हम लोग का मेटेरियल परचेस कैसे होगा। तो इसको अलग अलग तरीके से किया जाता है। अगर स्टेटमेंट फॉर्मेट में करेंगे तो फिर बैक कैलकुलेशन लिख के किया जा सकता है, लेकिन हम इसको एक सिंपल तरीके से बता देते हैं। हम लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पर तो हम लोग को ये पता है कि सीओजीएस एक्सक्लूडिंग, सीओजीएस excluding administrative expense, administrative
एक्सपेंस इक्वल 56,000। ठीक है, तो सीओजीएस एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर क्या क्या आ सकता है, मतलब एकदम स्टार्टिंग से अगर हम लोग देखें तो क्या आ सकता है। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल देखो, हम लोग सीओजीएस तक कैसे पहुंचते हैं, तो ये वाला फॉर्मेट देखो, हम लोग सीओजीएस तक कैसे पहुंचते हैं। तो सीओजीएस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर परचेज, ठीक है, माइनस सेल ऑफ स्क्रैप अगर कुछ हुआ तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, फिर परचेज। अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या अवेलेबिलिटी है, उसके हिसाब से लिखेंगे। तो परचेज तो हमें फाइंड आउट करने बोला है, तो परचेज तो लिखना ही पड़ेगा, यही तो फाइंड आउट करना, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, कोई स्क्रैप वगैरह इस क्वेश्चन में हमें देखने को नहीं मिला। रॉ मटेरियल का सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग डेटा है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हो गया लेस, यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो हम लोग को क्या मिलेगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिर इसके साथ क्या ऐड होता है, वेजेस का खर्चा। तो वेजेस है हमारे क्वेश्चन में, देख लेते हैं। वेजेस है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बोल के, तो यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, देखो जो भी है बस इतना सा ही डेटा है। तो डायरेक्ट कॉस्ट कुछ नहीं है, तो ये सब ऐड करने से आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट के साथ क्या ऐड होता है, फैक्ट्री ओवरहेड। इसके बाद हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, जो कि हमें यहाँ पर बोल रखा है कि कैसे करके निकाल सकते हैं, हिंट्स दे रखा है। तो इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। ये देखो, ये जो स्टेटमेंट है उसी को हम लिख रहे हैं, बट जितना जरूरत है उतना लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन में ये अवेलेबल था, ये अवेलेबल था, लिख दिया, ये नहीं था, नहीं लिखा। तो फिर ये आ जाएगा रॉ मटेरियल अवेलेबल, क्लोजिंग स्टॉक की माइनस करके डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो उतना तक हम लोगों ने लिख लिया जहां तक हमें डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मिल जाए। फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है क्वेश्चन में, वो ऐड कर दिए। कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं था तो वो ऐड नहीं किया, प्राइम कॉस्ट। इसमें फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। फिर उसमें अगर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी जो कि है क्वेश्चन में, ठीक है, तो अब जो भी हमारे पास डेटा आया इसमें हम लोग को ऐड करना चाहिए। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी लेस हो जाएगा। ठीक है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऐड और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी अगर हम लोग लेस कर देते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर जो है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा सारी चीजों को करने के बाद। उसके बाद ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड विद प्रोडक्शन ऐड होगा, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन खुद बता रहा है एक्सक्लूडिंग सीओजीएस में वो खर्चा इंक्लूडेड नहीं है, मतलब ये एक्सपेंसेस इनका अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंच गए। अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये आ गया। फिर इसके बाद आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो हम लोगों को इसके बाद जो डेटा मिलेगा वो 56,000 के इक्विवेलेंट हो गया। तो मैंने सिंपल एक तरीके से क्वेश्चन को किया है, कोई बैक कैलकुलेशन वगैरह नहीं करके, कि अगर मुझे सीओजीएस एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस तक पहुंचना है तो मुझे कैसे कैसे ऐड करते हुए लिखना चाहिए। ठीक है, तो मैंने वैसे लिख दिया। अब जो डेटा अवेलेबल है देख देख के लिख लेंगे। जैसे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 8,000 है, प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये तो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये वाला पॉइंट कर रहे हैं। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,600। फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हम लोग का है 17,500। यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे, तो फैक्ट्री ओवरहेड बोला है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड का 175% है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये 17,500 इक्विवेलेंट 175% है। मतलब हम लोग यहाँ पर चाहे तो एक वर्किंग नोट करके निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ निकाल देते हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो है हम लोग का 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड, और वर्क्स ओवरहेड का मतलब ही फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड, ये है 17,500। तो 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड, तो देयरफॉर वर्क्स ओवरहेड कितना हो जाएगा, 17,500 डिवाइडेड बाई 175%। ये करने से हम लोग का शायद 10,000 आएगा, देख लेते हैं। 17,500 divided by 175%, 10,000 हो जाएगा।
तो ये हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड आ गया। अब इस पे ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP। ओपनिंग WIP 10,500, क्लोजिंग 14,500, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और ये 17,600 और 19,000। तो 17,600 माइनस 19,000, तो ये सब इक्विवेलेंट टू है 56,000। लिखती हूँ यहाँ पर। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल निकालना पड़ेगा। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और ये सब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 8,000 माइनस 10,600 प्लस 17,500 प्लस 10,000 प्लस 10,500 माइनस 14,500 प्लस 17,600, 36,500। मतलब ये ओवरऑल करके तो ये वाला मेरा आ रहा है 19,500 और 56,000। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 56,000 माइनस 19,500 36। ठीक है, तो ये 36,500 आ जाएगा। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फाइंड आउट करने बोला था, कर लिया। अगर कोई चाहे तो इसे बैक कैलकुलेशन करके भी कर सकता है। बैक कैलकुलेशन का मतलब कुछ नहीं, ये जैसे कि COGS लिखा है ना, तो देखो COGS में क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड हो रहा है। मतलब अगर हम लोग वैल्यू के हिसाब से देखें तो ये वाला इधर आएगा तो ऐड होगा, ये वाला लेस होगा। तो ऐसे करके भी हम लोग जो है स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिख लिख सकते हैं कि COGS, फिर उसमें ऐसे करके कर सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस। ठीक है, तो वो थोड़ा सा याद रखने में, मतलब वो समझ के करने में टाइम लगता है। तो बेटर ये है कि COGS तक पहुंचने के लिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो ऐसे करके लिख देंगे जो भी क्वेश्चन में अवेलेबल होगा। वैसे तो बहुत सारा चीज होता है, जैसे स्क्रैप वगैरह भी आना चाहिए, बट इसमें है नहीं तो नहीं लिखा हम लोगों ने। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे तो हमें COGS पता चल जाएगा कितना है। सॉरी, COGS एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 56,000 तक कैसे पहुंचा गया वो हम लोगों ने लिख लिया। डेटा पुट करके हम जो है रॉ मटेरियल परचेज निकाल लिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग को बना के देना है पूरा कॉस्ट शीट, कॉस्ट स्टेटमेंट, और उसमें हमें कॉस्ट के वेरियस एलिमेंट्स दिखाने एंड ऑल्सो द प्रॉफिट अर्न। तो प्रॉफिट अर्न कितना है वो भी दिखाना है। मतलब ये पूरे चीज को हम लोग को जो है कॉस्ट शीट फॉर्मेट में दिखाने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस्ट स्टेटमेंट बोल के। पर्टिकुलर्स, तो सबसे पहले आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। वो तो हम लोगों ने वन वाले पॉइंट से निकाला हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पर वन वन लिखा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, ये पॉइंट 1 दे देते हैं। तो पॉइंट 1 से हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया हुआ है रॉ मटेरियल कंज्यूम। कंज्यूम्ड जो है कितना आएगा, फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमें निकालना पड़ेगा। मैंने तो निकाला नहीं है, मैंने सिर्फ परचेस लिखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल लेते हैं। पहले आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ से देख के लिख लेते हैं 8,000, परचेज 36,500। तो यहाँ एक कॉलम 8,000 36,500 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है हम लोग का 10,600। तो कितना आ रहा है रॉ मटेरियल कंज्यूम, 33,900। 33,900, ठीक है।
डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये भी हम लोग देख देख के लिखेंगे। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमें पता है, आई थिंक ये वाला है। ये 1 2 3 4 नंबर डेटा, 1 2 3 4, 17,500। तो ये दोनों ऐड करने से प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं था। तो प्राइम कॉस्ट कितना होगा? कितना? 51,400। तो फिर इसमें ऐड कर लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। वो हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं, आगे पीछे करने से बेटर। फैक्ट्री ओवरहेड हम लोगों ने निकाला था, ठीक है, वर्किंग नोट 1 से निकाला था। कितना आया था? हम लोग को बोला था कि फैक्ट्री ओवरहेड कितना होता है, 10,000 हुआ था, ठीक है। यहाँ पे तो वर्किंग नोट नंबर 1 से लिख देते हैं 10,000। तो ऐड करने से आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट 61,400। फिर ऐड होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड करो। गुड मॉर्निंग सर। Good morning. ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना है? 10,500। 71,400। ये हो गया ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। यहाँ से हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, लेस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। क्लोजिंग WIP था 14,500। तो फिर नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितना हो जाएगा? Fifty seven. 57,400। अच्छा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। अब इसमें क्या ऐड होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का कोई एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू फैक्ट्री नहीं है, तो इसमें ऐड हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, लेस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऐड करने से आएगा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो देखते हैं ये कितना आ रहा है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 17,600 और ये 19,000। तो 17,600 और ये 19,000, 75,000। ठीक है। फिर 19,000 माइनस, तो कितना हो जाएगा? 56,000। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसमें ऐड करना पड़ता है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर कोई जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है तो वो है क्वेश्चन में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड यहाँ पर दिया है 2500। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस लिखा जाता है। 3500। देख लो 3500 था, तो ऐड करने से कितना आ जाएगा? 3 2 5 हजार, 6,000। 6,000 ऐड करना पड़ेगा 56 के साथ, तो 62 होगा शायद। इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, या फिर टोटल
प्रॉफिट सेल्स वैल्यू। तो सेल्स है 75,000 पूरे मंथ का, तो प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर करके आ जाए। तो बताओ कितना होगा? 19,000. 19,000 13,000 13,000 13,075 और वो 62 आया था, तो ये हो जाएगा हम लोग का प्रॉफिट 13,000। बस यही हमें करना है ये वाले क्वेश्चन में। ये एक कॉलम मैंने बनाया बट जरूरत नहीं पड़ा। अब कॉस्ट पर यूनिट हमें निकालने नहीं बोला था, तो मैंने नहीं निकाला, सिर्फ बोला था कॉस्ट स्टेटमेंट में अलग अलग कॉस्ट बता दो, तो वही बता दिया। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। From the following particulars, you are required to prepare monthly cost sheet of Aditya Industries. ओपनिंग दे दिया है, रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स ओपनिंग वाला है 10,000 यूनिट का 9,60,000। क्लोजिंग इन्वेंटरी में रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स का क्वेश्चन मार्क कर दिया, मतलब हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल परचेस दिया है, फिर बोल रहा है GST पेड ऑन रॉ मटेरियल परचेस्ड ITC अवेलेबल, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है। तो क्या ये GST का अमाउंट ऐड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि मेटेरियल में मैंने ये बताया था, जिन्होंने मेटेरियल किया हुआ, मेटेरियल का कॉस्ट जब हम लोगों ने कैलकुलेट करने सीखा था, तो परचेज प्राइस के साथ क्या क्या ऐड होगा ये भी बताया था। और वैसे भी कॉमन सेंस से भी बता सकते हो, अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है तो क्या ये कॉस्ट हमें ऐड करने से कोई फायदा है, या फिर नहीं करे, नहीं करना ही बेटर है, क्या करना चाहिए? इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब जब ये वाला पैसा हमें वापस मिल जाएगा तो क्या करें, बोलो तुम लोग। रॉ मटेरियल सभी ने, अभी जो क्लास में प्रेजेंट हो, सभी ने रॉ मटेरियल वाला चैप्टर किया हुआ है, मटेरियल कॉस्टिंग। नहीं तो कॉमन सेंस ही बता दो, टैक्स भी तो पढ़ते हो। अगर किसी चीज में ITC मिलने का मतलब क्या होगा? मुझे ये पैसा रिफंड हो जाएगा तो फिर ऐड করতে হবে না। ऐड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐड कर भी लेते हैं तो परचेस प्राइस के साथ 7,20,000 ऐड करेंगे, फिर उसे लेस भी करना पड़ेगा। तो ये हम लोग मेटेरियल कॉस्टिंग में पढ़ चुके हैं, जिन्होंने मेटेरियल कॉस्टिंग किया है। अभी क्लास में फिलहाल सभी ने मेटेरियल कॉस्टिंग किया है, जो भी प्रेजेंट हो। तो ITC जो है मिलने पे हमें ऐड नहीं करना पड़ता, अगर ITC नहीं मिला तो ऐड करना, क्योंकि ये पैसा ही जब मुझे वापस मिल जाएगा तो हम ऐड क्यों करें? ये मेरा खर्चा हो ही नहीं सकता है, जैसे मैंने कोई खर्चा किया बट मुझे वो रिटर्न मिलने वाले, तो हम उसको ऐड क्यों करें? वेजेस पेड टू प्रोडक्शन वर्कर मतलब डायरेक्ट वेजेस। एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज मतलब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज या फिर चार्जेबल एक्सपेंसेस, इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पेड, ट्रैवलिंग अलाउंसेस पेड टू ऑफिस स्टाफ, सेलिंग एक्सपेंसेस, फिर यहाँ पर मशीन आवर्स वर्क दिया है, इतने घंटे काम हुए मशीन में, मशीन का रेट है 1 घंटा काम होने से 8 रुपए, यूनिट सोल्ड इतना है, यूनिट प्रोड्यूस्ड इतना है, डिजायर्ड प्रॉफिट 15% ऑन सेल है। तो यूनिट सोल्ड अगर 1,60,000 है, प्रोड्यूस्ड 1,94,000 है, तो बोलो कितना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होगा? 34,000. 34,000। 1,60,000 और 1,94,000 माइनस 1,60,000 से 1,94,000 से 1,60,000 माइनस करने से पता चलेगा। बट यहाँ पर हम लोग का ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स भी था, है ना, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो अगर मेरे पास पहले से 10,000 यूनिट का ओपनिंग स्टॉक था और उसके बाद मैंने कुछ प्रोड्यूस किया, आफ्टर दैट मैंने बेचा, तो फिर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को कैसे निकालेंगे? यूनिट सोल्ड इतना है, यूनिट प्रोड्यूस्ड इतना है, और ओपनिंग स्टॉक है हम लोग का 10,000, ठीक है। तो अब बताओ कि फिर हम लोग का फिनिश गुड्स कितना होना चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स में कितना पड़ा हुआ होना चाहिए? क्योंकि जो हम लोगों ने बेचा है 1,60,000 है, बोलो 44,000. 44,000। 44,000, ठीक। ठीक है। देखो तो कैसे निकालना चाहिए कि मेरे पास 10,000 यूनिट था, मैंने और भी प्रोड्यूस किया 1,94,000 और मैंने बेचा है 1,60,000। अब जो बचा हुआ रहेगा वही मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आएगा, जिसका आंसर आ रहा है हम लोग का
44,000, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने ये जो सोल्ड किया है उसमें जरूरी तो नहीं है कि पूरा इसी से किया है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक है तो 10,000 से भी किया होगा। नॉर्मली वही होता है, पहले पुराने स्टॉक को ही दे दिया जाता है, मतलब सबसे पहले फीफो ही एप्लीकेबल किया जाता है, नहीं तो स्टॉक बर्बाद होगा ना। तो ये 1,94,000 में से ना, ये मान के चलो कि पहले 10,000 वाला जो ओपनिंग स्टॉक था उस वो पहले बिका है, फिर उसके बाद मतलब बाकी 1,84,000 जो है हम लोग का यूनिट, सॉरी 1,00,000, ये देखो ये 10,000 हमारा ओपनिंग स्टॉक से जाएगा, और बाकी 1,50,000 जो बचेगा, ये एक पार्ट ये यहाँ से जाएगा, तो फिर 44 बचेगा। लेकिन उतना डिफिकल्ट करके कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं, सिंपल ऐसे करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस जो है हम लोगों ने यूनिट प्रोड्यूस किया, तो यूनिट अवेलेबल फॉर सेल, तो 1,94,000 प्लस 10,000, 2,04,000 अवेलेबल फॉर सेल, और सोल्ड आउट हुआ है 1,60,000, तो फिर रिमेनिंग अमाउंट 44,000 हो जाएगा। और ये करने का मतलब ये है कि हम लोग फीफो मान रहे हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग को बाकी प्रिपेयर करनी बोला क्या था वो एक बार देख लेते हैं। मंथली कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला है, कॉस्ट शीट बनाने के लिए बोला है, ठीक है। तो कॉस्ट स्टेटमेंट नहीं बोला है, कॉस्ट शीट बनाओ। तो फिर हम लोग क्या करेंगे ना, कॉस्ट शीट बनाने के लिए बोला है तो कॉस्ट पर यूनिट भी बना लेंगे। अगर हमें सिर्फ बोलेगा ना कि कॉस्ट स्टेटमेंट बताओ, तो फिर पर यूनिट नहीं भी निकाले तो चलेगा, कि एक कॉस्ट का स्टेटमेंट बना के दो। हमें ये नहीं बोला है कि पर यूनिट भी बनाओ, लेकिन जब कॉस्ट शीट बोलेगा, इसीलिए मैंने कॉस्ट शीट की डेफिनेशन में लिखा है। तो कॉस्ट शीट का मतलब है हमें पर यूनिट भी लिख के दिखाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट शीट ऑफ आदित्य इंडस्ट्रीज फॉर मंथ ऑफ पर्टिकुलर्स टोटल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट रुपीस रुपीस। अच्छा, यहाँ पर हम लोग कितने यूनिट के लिए बना रहे वो लिख सकते हैं, यूनिट प्रोड्यूस्ड, ताकि पर यूनिट निकालने में आसानी रहे। कितना यूनिट प्रोड्यूस्ड किया हम लोगों ने, 1,94,000 यूनिट प्रोड्यूस्ड किया है। अच्छा, तो सबसे पहले आ जाएगा हम लोग का रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का डेटा। तो देखते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बोल के ऊपर लिख लेते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, अगर कुछ है तो देख लेते हैं। हाँ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 12 लाख। टोटल कॉस्ट में लिखेंगे। अच्छा, फिर परचेज देखना पड़ेगा। परचेज है 1,44,00,000। ये हो जाएगा रॉ मटेरियल अवेलेबल। तो अवेलेबल कितना हो जाएगा, 1,56,00,000। लेस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, 14 लाख। तो आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना आ रहा है, 1,42,00,000। ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। अब इसका कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं। तो ये जो रॉ मटेरियल कंजम्पशन हुआ है इतने रुपए का, कितना यूनिट बनाने के लिए, 1,94,000, तो 1,94,000 से डिवाइड करने से पता चलेगा, देखो कितना आता है। 73.195 है। तो 73.1958 ऐसे लिखा हुआ है, तो हम लोग देखो 19 भी लिख सकते हैं या फिर 20 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 20 लिख देते हैं।
तो फिर ऐड हो जाएगा डायरेक्ट वेजेस, तो उसमें लिखा हुआ था वेजेस पेड टू प्रोडक्शन वर्कर, तो प्रोडक्शन के साथ जो रिलेटेड है वही तो डायरेक्ट वर्कर होता है ना, तो ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया वेजेस पेड टू प्रोडक्शन वर्कर 36,64,000। अच्छा, इसका भी पर यूनिट निकालेंगे तो डिवाइडेड बाई 1,94,000। 18.886 है तो 18.89। फिर ऐड हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस था, ये यूटिलिटीज लिखा हुआ था ना, एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज 1,45,600। एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज 1,45,600 डिवाइडेड बाई 1,94,000। तुम लोग भी करते जाओ मेरे साथ, मुझे बताते जाओगे तो तुम्हारा क्वेश्चन कवर जल्दी हो जाएगा। 750 है तो 75 लिखूंगा, ठीक है। तो ऐड करने से प्राइम कॉस्ट आएगा पर यूनिट और प्राइम कॉस्ट का टोटल। तो प्राइम कॉस्ट कितना आएगा? 1,42,00,000 प्लस 36,64,000 प्लस 1,45,600। 1,80,09,600 और ये कितना हो जाएगा? 73.2, 92.84, 92.84 हो गया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री का खर्चा देखते हैं। फैक्ट्री का खर्चा हमारे पास क्या अवेलेबल है? सेलिंग ये वाला है, मशीन, मशीन का खर्चा, फैक्ट्री ओवरहेड में मशीन का खर्चा आ जाएगा, तो ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना हो जाएगा? मशीन आवर्स वर्क जो है 21,600 आवर्स एट द रेट ऑफ 8 करके, तो 21,600 एट द रेट ऑफ 8 पर आवर करके, तो इतना आवर्स एट द रेट ऑफ इतना करके, तो यही खर्चा है क्योंकि और तो कुछ हमें दिया नहीं है, तो ये ऐड कर मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 21,600 इंटू 8, 1,72,800, 1,72,800, ये आ गया हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, अब ये दोनों ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद हम लोग ना ये जो कॉस्ट पर यूनिट है यहाँ पर ये वाला चाहे तो अलग से निकाल सकते, बट जरूरत नहीं है। हम लोग एक बार में जाके जैसे प्राइम कॉस्ट निकाला ना, अब उसके बाद सीधा जो पॉइंट आएगा उसके लिए निकालेंगे, बार बार निकालने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1,01,80,09,600, तो ये हम लोग का आ रहा है 1,81,82,400, ये हम लोग का आ जाएगा ग्रॉस। नहीं, ये तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट नहीं, ये सिर्फ फैक्ट्री कॉस्ट लिख सकते हैं इसे, फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसमें WIP ऐड कर देंगे अगर है तो, जो कि है क्वेश्चन में। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP तो आएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, फिर लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP तो आएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना है? क्लोजिंग तो 16,04,000 यहाँ पर लिख लेते हैं। ओपनिंग 18 लाख है, तो 18 लाख ऐड करेंगे तो ये 82,400 तो रहेगा ही। 1,99,82,000 और माइनस 16,04,000, तो ये कितना आ जाएगा? कितना आ रहा है? 1,83,78,400। ठीक है,
तो ये फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। अब हम लोग इस पे पर यूनिट निकाल लेते हैं, ठीक है। ये इसके बाद एक बार में इसका निकालेंगे, हर एक स्टेज में निकालने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये एडलेस हो रहा है तो इसको हम लोग नहीं कर रहे। एक बार में जो नेट फैक्ट्री कॉस्ट है, क्योंकि देखो यहाँ से हमारा फैक्ट्री कॉस्ट चालू हुआ था बट वो एडजस्ट होते होते यहाँ तक आया, तो इसका अलग अलग नहीं निकाल के अगर हम लोग एक बार में यहाँ निकालेंगे तो भी चलेगा। तो अब ये जितना भी आया डिवाइडेड बाई 1,94,000 करके मुझे बताओ कितना आ रहा है। मतलब ये जो आया ना 1 करोड़ 94.7। 94.7। तो प्राइम कॉस्ट तक कितना आया था, फिर ये ऐड हो के ये वाला आएगा। मतलब ये मत सोचो कि इसके साथ इसको ऐड कर दोगे। अगर यहाँ पर सारा डेटा निकालते, जैसे ये 1,70,000 to 800 का पर यूनिट निकालते, फिर इसका निकालते, ठीक है, तो वो दोनों ऐड करके यहाँ पर आता, फिर ये ऐड होके यहाँ पर आता, फिर इसके साथ ये लेस होके ये वाला आता। तो वो नहीं करके हम लोग एक ही बार में 92.84 के साथ जो भी पर यूनिट कॉस्ट एडलेस होना चाहिए था, होके 94.73 आना चाहिए था, वो हम लोगों ने एक ही बार में लिख दिया। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके साथ अब ऐड कर दोगे 92.84, नहीं नहीं, वो ऐड कैसे होगा, क्योंकि अगर पर यूनिट निकालोगे तो इसका कुछ आता तो ये दोनों ऐड होके आता, फिर उसके बाद इसका कुछ आता तो ये दोनों ऐड होके यहाँ पर कुछ आता, फिर ये जो आता इसके साथ लेस होके यही वाला आता, ठीक है। अगर हम लोग करेंगे तो ये भी दिखेगा। तो ओवरऑल हम लोग का अप टू फैक्ट्री कॉस्ट तक ये 94.73 आ गया। अब फैक्ट्री कॉस्ट में क्या होगा, ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पर। अच्छा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम लोग का फैक्ट्री वाला हुआ, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा अगर हम लोग का फैक्ट्री वाला हुआ, जो कि यहाँ पर नहीं है क्वेश्चन में। देखो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर इट हमें यहाँ पर बोला है, सिर्फ बोला है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पेड, ठीक है। हमें यहाँ पर बोला नहीं है कि ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन है कि नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, ठीक है। तो कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग हमेशा जनरल वाला मानेंगे, ठीक है। कुछ नहीं बोलने से जनरल वाला मान के क्वेश्चन करना है। तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। तो अगर यहाँ पर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा नहीं आएगा तो इसके बाद कौन सा खर्चा ऐड होता है, इसके बाद हम लोग का आ जाएगा फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ऐड करने से आएगा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, फिर लेस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स देखते हैं कितना है, 9,60,000। तो 1,80,03,78,400 के साथ 9,60,000 ऐड करना है। गलत हुआ ना, 1 crore 93 lakh 38,400। 1,93,38,400। 38,000 38,400। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ये हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना हो जाएगा, तो 44,000 आया था, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ना, इनटू यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा कि फिनिश्ड गुड्स को वैल्यूएशन कितने से करें। तो अभी तक जो फिनिश्ड गुड्स बनाए उसका वैल्यू कितना है, कितने से करना पड़ेगा, 94.73 से। इतने का ही तो हम लोग का इस बार जो गुड्स बना है उसका अभी तक का पर यूनिट कॉस्ट 94.73 है। ये तो ओपनिंग स्टॉक वाला है 10,000, तो ये 94.73 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 44,000। तो कितना आ जाएगा, 41,68,120, 41,68,120। अब ये करना पड़ेगा लेस 1,93,38,400, 1,51,70,208। ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स। अब इसका भी पर यूनिट निकालेंगे, डिवाइडेड बाई 1,94,000 कर दो,
70, ये कुछ गलत आ रहा है, 1,51,70,000। हाँ हाँ, वो माइनस हो जाएगा। तो हम लोग का भी 1,94,000 तो नहीं रहा, ये हम लोग 1,00,000 कितने के लिए निकाल रहे हैं? 44 माइनस कर देना पड़ेगा, 1,60,000 के लिए 94.81 हो जाएगा। ठीक है, 94.81, क्योंकि देखो यहाँ पर 10,000 यूनिट वाला ऐड होगा, फिर यहाँ पर जो आएगा वहां से हम लोग का 44,000 का लेस हो जाएगा। तो ये जो अभी तक बना है ये 1,94,000 का है। इसमें 10,000 यूनिट हम लोगों ने ऐड किया, तो ये हम लोग का जितना भी बना फिर उससे हम लोगों ने 44,000 लेस कर देना है। ठीक है, तब जाके होगा, तो 1,60,000 आएगा। तो ये हम वर्किंग नोट बना देंगे। ठीक है, कि हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ पर बना देते हैं, 1,94,000 प्लस 10,000 माइनस, मतलब लिखा हुआ ही तो है यूनिट सोल्ड, ये लिखने का जरूरत भी क्या, छोड़ो। यूनिट सोल्ड तो हमें पता ही है, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यूनिट सोल्ड पे ही लगेगा ना, यूनिट सोल्ड। तो यूनिट सोल्ड हम लोग का जितना है इतने पे लगेगा, दैट इज 1,60,000। और ये वाला हम लोग का 44,000 का। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ऐड हो जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जनरल वाला। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल वाला है 26,52,000। ऐड करते हैं 1,51,70,280। अच्छा, इसके साथ ही तो हम लोग सेलिंग वाला भी कर लेते हैं, इसको अलग अलग करने का जरूरत नहीं। इसको ऐड करके तो कुछ लिखेंगे नहीं है, एक बार में इसको ऐड करके कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखा जाता है। तो ये ट्रैवलिंग अलाउंसेस पेड टू ऑफिस स्टाफ, तो ट्रैवल कौन करता है? जो मार्केटिंग का काम करता है, तो वो वाला हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रैवलिंग अलाउंसेस, मतलब ऑफिस के नीचे ही ऑफिस का दूसरा खर्चा भी लिख लेते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस पेड टू ऑफिस स्टाफ 26,52,000। 1,21,000, 1,21,000 प्लस सेलिंग। सेलिंग 6,46,000। ये सब टोटल करने से टोटल कॉस्ट तो यहीं पर हो जाता है। अगर थोड़ा पेज बचा लेते, तुम लोग ऐड करो, हम थोड़ा सा इसको ऊपर लिखेंगे, सिर्फ ट्रैवलिंग अलाउंसेस पेड लिख देते हैं तो मेरा जगह मिल जाएगा यहाँ। सेलिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि ये तो कंप्लीट होने को आया तो एक ही पेज में रहने से बेटर होगा। 6,46,000, ये सब टोटल करके बताओ कितना आ रहा है टोटल कॉस्ट, फिर ऐड हो जाएगा। हाँ बोलो, 1 करोड़। 1,89,89,89,000 89,000 80 280 प्लस प्रॉफिट सेल्स वैल्यू। ये पर यूनिट वाला भी कंप्लीट करते हैं, पहले ये लिख लेते हैं। प्रॉफिट है 15% ऑन सेल, तो सेल के ऊपर अगर 15% है, हमें तो सेल वैल्यू नहीं पता ना, हम लोग को कॉस्ट के ऊपर निकालना पड़ेगा। तो 15% ऑन सेल, तो कॉस्ट के ऊपर कितना होगा? तो 15/100 प्रॉफिट, और ये हो गया सेल, तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना होगा? प्रॉफिट 15, तो अगर सेल प्राइस 100 है, प्रॉफिट 15 है, तो कॉस्ट कितना था? ये तो हम कितना बार बताओ। 85
85, तो 15/85 कॉस्ट के ऊपर, तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना हो जाएगा? 15/85 ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल है, ये वाला 1 करोड़ 85 जो आया, इसके ऊपर निकालना पड़ेगा। 1 करोड़ 85, 89, इसके ऊपर 15/85 करना पड़ेगा। करके देखो कितना। 32,80,468. 32,80,461। 61। अच्छा, तो टोटल करने से कितना आ जाएगा? 1,7,9, 2,18,69,741, ये आ गए। अच्छा, अब इसका पर यूनिट निकाल लेते हैं। इतना रुपए मिला है हमें बेच के, तो पर यूनिट कितना होगा? तो हम लोगों ने कितना यूनिट बेचा है? 1,60,000। इसको डिवाइडेड बाय 1,60,000 करो, देखो कितना आता है। 136. 136.69 69. आ रहा है। अच्छा, और ये प्रॉफिट का भी 32,80,461 डिवाइडेड बाई 1,60,000। 20.50. 20.50। अच्छा, और इसके ऊपर वाला 1 करोड़ 85, ये भी टोटल कॉस्ट फॉर यूनिट सोल्ड, मतलब डिवाइडेड बाय 1,60,000। 116.18. 116.18। अच्छा, ये 8 आ रहा है, तो इसको भी ना हम लोग एक बार 8 कर लेते हैं। मतलब मैच तो करना पड़ेगा ना किसी एक तरीके से। अच्छा, अब ये सेलिंग एक्सपेंसेस कितना आ जाएगा? 6,46,000 सेलिंग एक्सपेंसेस फॉर 1,60,000। तो 1,60,000 से डिवाइड करो 6,46,000 को। 4.037. मतलब 4.04 ये बोल सकते हैं हम लोग। अच्छा, ये वाला ट्रैवलिंग अलाउंसेस 1,21,000। तुम लोग ये वाला करो, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, हम ये वाला कर रहे हैं। 0.756 तो 7,6 कर ले। और ये वाला, ये कितना आएगा? 26,52। 16.575. 16.574, तो हम लोग 57 रख लेते हैं। तो अब चेक करते हैं ठीक हुआ कि नहीं। 94.81, या फिर कुछ अप्रोक्सीमेशन ठीक करना है। 16.57 प्लस 0.76 प्लस 4.04 वन, हाँ ठीक है, प्लस 20.58, उसको तो मैंने ठीक कर दिया पहले। 136.76 आ रहा है। 6 कैसे आएगा? 16.57 0.76 प्लस 4.04 20.50, मैंने शायद 58 कर दिया था। हाँ ठीक है, 136.68 ये आ गया। तो यही हमें प्रिपेयर करने के लिए बोला था। तो यहाँ पर हम लोगों ने पर यूनिट कॉस्ट एक बार प्राइम कॉस्ट का निकाला, तो उसमें हम लोगों ने रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डायरेक्टली लिया, ये सब अलग अलग नहीं किया। चाहे तो किया जा सकता है, लेकिन वो इतने सारे अप्रोक्सीमेशन आते रहेंगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम, जो भी मेन मेन चीज ऐड होता है उसका पर यूनिट निकालना जरूरी है। ठीक है, प्राइम कॉस्ट ये निकाल लिया, प्राइम कॉस्ट, और जो भी नाम आएगा ना, लाइक प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी चीज हम लोग निकालते जाएंगे। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दिया। फैक्ट्री ओवरहेड का सारा एडजस्टमेंट होने के बाद हम लोग का निकल के आ गया है नेट फैक्ट्री कॉस्ट 1,83,078,400। अब ये जो नेट फैक्ट्री कॉस्ट आया ना, इसी को हम लोग इस क्वेश्चन में
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नॉर्मली हम लोग का ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड विथ प्रोडक्शन वाला ऐड करने के बाद आता है, जैसे नेट फैक्ट्री कॉस्ट, इसके बाद ऐड होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन। हम समझाते हैं यहाँ पर दिखा के, जैसे ये वाला जैसे कि यहाँ पर नेट फैक्ट्री कॉस्ट आया, ठीक है, उसके बाद ऑफिस ये आके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ। लेकिन अगर ये वाला मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगा? तो जो मेरा नेट फैक्ट्री कॉस्ट है वही मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चाहो तो ये चीज को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल के लिख सकते हो, बाकी लिख ही दो कि यही मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यही मेरा नेट फैक्ट्री कॉस्ट है। मेरा नेट फैक्ट्री कॉस्ट ही मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री अवेलेबल नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस किया तो सिंपल सीओजीएस आ गया। फिर उसमें ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन, ये कौन सा वाला है? ये इसका मतलब जनरल वाला है। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि ये सब खर्चे थे तो सब अलग अलग निकाल लिए, फिर ये कैलकुलेट होके आ गए। तो ये यूनिट सोल्ड तो हमें गिवन था, और ये जो हम लोगों ने ये निकाला ना 44,000 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ .2 लिख के वर्किंग नोट ऊपर बना रहे हैं, क्योंकि पीछे और नहीं बनाएंगे इसका, ठीक है, यहीं पर बना देते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ जगह है तो हम लिख देते हैं, बाकी तुम लोग नीचे लिख लो, ठीक है, वर्किंग नोट बना के। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस प्रोडक्शन इन करेंट पीरियड, ठीक है, करंट पीरियड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स था 10,000, क्लोजिंग जो करेंटली प्रोडक्शन है वो है 1,94,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये हमें निकालने के लिए बोला था। सॉरी, ये हो जाएगा मेरा यूनिट सोल्ड, मैंने गलत लिखा, यूनिट सोल्ड 1,60,000। तो ये वाला हम लोग का हो जाएगा 40, इस तरीके से निकलेगा। ये 44,000 के ऊपर लिख देते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। और ये जो 1,60,000 ये तो क्वेश्चन में गिवन था, तो इसका हमें कुछ नोट्स वोट्स देने का जरूरत नहीं है। तो ये वाला हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग करेंगे 3 और उसके बाद 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला, ठीक है। यहाँ पर हमें बोला है कि ए लिमिटेड कंपनी हैज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एवरी मंथ। हर मंथ 1 लाख यूनिट प्रोडक्शन कर सकता है ए लिमिटेड। इट्स वर्क्स कॉस्ट एट वेरिंग लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन इज एज अंडर। तो इसका वर्क्स कॉस्ट दिया है अलग अलग लेवल पे। अगर वो 10% लेवल पे काम करते हैं तो उनका वर्क्स कॉस्ट होता है 400। अब वर्क्स कॉस्ट का मतलब प्राइम कॉस्ट के साथ फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होने के बाद जो डेटा निकल के आते हैं उसको हम लोग वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट या फिर हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट बोलते हैं, जो कि हमें यहाँ पर डायरेक्टली दे रखा है कि 10% होने से कितना, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, मतलब 10% से लेके 100% कैपेसिटी लेवल तक वर्क्स कॉस्ट कितना होगा ये हमें दे दिया है। फिर बोला है इट्स फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 1,50,000। फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का मतलब ये हो गया कि हम लोग चाहे जितने भी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे काम करें, 10% पे करें या 20 या फिर 100%, हम लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 1,50,000 ही लगना है। फिक्स्ड मार्केटिंग का खर्चा 2,50,000 पर मंथ ये भी लगेगा, चाहे प्रोडक्शन कम करो या ज्यादा। फिक्स्ड का मतलब यही होता है। वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 30 पर यूनिट बोला है, ठीक है। वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, जो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन का जो खर्चा है वो वेरिएबल है, मतलब जितना यूनिट प्रोड्यूस करेंगे उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम लोग जितना प्रोडक्शन करेंगे पर यूनिट का 30 करके लगेगा। फिर बोल रहा है इट कैन सेल 100% ऑफ इट्स आउटपुट। ये अपना पूरा 100% आउटपुट ही बेच सकते हैं एट 500 पर यूनिट, मतलब 100% आउटपुट बेचते हैं 500 पर यूनिट, मतलब सेलिंग प्राइस है। प्रोवाइडेड इट इनकर्स द फॉलोइंग फर्दर एक्सपेंडिचर, बट उनको कुछ फर्दर एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा तभी जाके
वो 100% आउटपुट को बेच पाएंगे 500 रुपए में। क्या क्या करना पड़ेगा? गिफ्ट आइटम कॉस्टिंग 30 पर यूनिट ऑफ सेल। तो बोल रहा है कि ये इनको क्या करना पड़ेगा, इनको गिफ्ट आइटम देना पड़ेगा जो कि पर सेल पे 30 रुपीज करके हो जाएगा। मतलब जो कस्टमर ने कुछ खरीदा उनको जो हम लोग गिफ्ट आइटम देंगे तो हमारे लिए तो खर्चा होगा, उनके लिए गिफ्ट है। तो कंपनी का खर्चा कितना होगा बोल रहा है, एक यूनिट बेचने पे 30 रुपीज। अगर ऐसा ये सब खर्चा ये करते हैं ना, ए से लेके डी तक जो लिखा हुआ है, तो ये अपना 100% आउटपुट बेच लेंगे 500 रुपए पर यूनिट करके। और क्या खर्चा करना पड़ेगा? इट हैज लकी ड्रॉ एवरी मंथ गिविंग द फर्स्ट प्राइज 50,000, सेकंड प्राइज 25, थर्ड प्राइज 10,000 एंड 3 consolation prizes of 5,000 each to customer buying the product। इसके अलावा भी इन्होंने एक लकी ड्रॉ जो है, लकी ड्रॉ का सिस्टम रखा है जिसपे इन्होंने 4 प्राइजेस रखा है। फर्स्ट प्राइज 50,000, हर मंथ ये खर्चा करना पड़ेगा। सेकंड प्राइज 25, थर्ड प्राइज 10,000 और 3 कंसोलेशन प्राइजेस रहेगा 5,000 एक एक प्राइस का, मतलब 10,000। ठीक है, तो प्राइस का टोटल खर्चा 50, 25, 10 और 15,000। फिर बोल रहा है इट स्पेंड्स 1 लाख ऑन रिफ्रेशमेंट सर्व एवरी मंथ टू इट्स कस्टमर। तो कस्टमर की रिफ्रेशमेंट के लिए 1 लाख रुपीज का खर्चा। इट स्पॉन्सर से टेलीविजन प्रोग्राम एवरी वीक एट ए कॉस्ट ऑफ 20 लाख पर मंथ। तो ये सारे खर्चे इन्हें करने हैं अगर इन्हें अपना 100% आउटपुट बेचना है 500 करके। It can market 30% of its output at 550 per unit without incurring any of the expenses referred to in A to D above। तो बोल रहा है कि ये अपना 30% आउटपुट बेच लेंगे 550 पर यूनिट करके, लेकिन उसमें उनको ये सब खर्चा करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अगर 100% यूनिट बेचना है तो ये सब खर्चा करना पड़ेगा, और अगर 30% यूनिट बेचना है तो ये सारे खर्चे कुछ नहीं करने हैं। 100% यूनिट बेचने पे 500 करके बिकेगा, 30% बेचने का टारगेट रखेंगे तो 550 करके बेचेंगे। नॉर्मल सा बात है, कम बेचेंगे तो फिर प्राइस तो बढ़ेगा ही ऑटोमेटिकली। फिर बोल रहा है प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट। हम लोग को कॉस्ट शीट बना के देना है, मतलब यहाँ पर भी हमें पर यूनिट लिखना पड़ेगा। फॉर द मंथ शोइंग टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट एट 30% एंड 100% कैपेसिटी लेवल। तो अगर 30% कैपेसिटी लेवल ये ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है तो इसका कॉस्ट शीट देखने में कैसे होगा, 100% यूज करता है तो इसका कॉस्ट शीट देखने में कैसे होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, कॉस्ट शीट फॉर द मंथ। ठीक है, फॉर द मंथ डॉट डॉट, मंथ दिया हुआ तो नहीं है शायद, किसी एक मतलब हर मंथ में। ठीक है, तो कॉस्ट शीट फॉर द मंथ भी नहीं होगा क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर मंथ का। हाँ ठीक है, चलो कॉस्ट शीट फॉर द मंथ लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, डॉट डॉट लिख दिया। लेवल ऑफ कैपेसिटी यहाँ पर 2 कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कॉस्ट शीट बनेगा, तो 2 कॉलम बना के कर लेंगे, एक है 30% और एक 100%। ये हम लोग को क्वेश्चन ही बोल दिया था। और दोनों में हमें पर यूनिट और टोटल निकालना है, तो पर यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट और टोटल। अच्छा, अब यहाँ पर यूनिट भी लिख लेते हैं क्योंकि यूनिट के बिना कैलकुलेशन करने में मुश्किल होगा ना। तो फिर अगर 30% कैपेसिटी लेवल यूज होने का मतलब कितना यूनिट प्रोडक्शन होगा, देखो तो मैक्सिमम कैपेसिटी है 1 लाख, तो 100% के लिए कितना होगा, 30% के लिए कितना होगा बोलो? ये तो सिंपल सा बात है कि कैपेसिटी उनका 1 लाख है, तो अगर 100% कैपेसिटी यूटिलाइज करने का मतलब कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं तुम लोग? One. बोलो बोलो। 30% है जो ना 30,000. हम्म, और ये वाला 1. 1 लाख, क्योंकि इनका मैक्सिमम कैपेसिटी तो इतना ही है। जैसे हम ये एग्जांपल देने जा रहे थे कि तुम लोग
अगर मान लो कि 10 घंटा पढ़ सकते हो, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, ये तुम लोग का 100% कैपेसिटी, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, मैक्सिमम 100%। तो अगर तुम लोग 100% कैपेसिटी यूज कर लोगे तो इसका मतलब 10 घंटा पढ़ रहे हो। अगर मान लो 30% कैपेसिटी यूज करोगे तो फिर 3 घंटा पढ़ रहे हो, ठीक है। तो वैसे तो 1 लाख तो इसका फुल कैपेसिटी है, तो 100% मतलब तो फुल, तो 1 लाख का प्रोडक्शन, और फिर 30% मतलब 1 लाख का 30% करने से जितना आएगा तो 30,000, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को यहाँ पर प्राइम कॉस्ट ये सब निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हम लोग को डेटा जो है वर्क्स कॉस्ट से दिया हुआ है। तो अगर हम लोग 100% यूटिलाइज करेंगे तो वर्क्स कॉस्ट 310, और अगर 30% करेंगे तो वर्क्स कॉस्ट 380। तो वर्क्स कॉस्ट से ही स्टार्ट होगा हम लोग का क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्क्स कॉस्ट, क्योंकि इसके आगे का डेटा हमें नहीं दिया हुआ है, हमें ओवरऑल वर्क्स कॉस्ट ही दे दिया है। तो पर यूनिट ये तो क्वेश्चन दे दिया है, हमें सिर्फ देख देख के लिखना है। 380 और 100% होने से 310। तो जितना प्रोडक्शन ज्यादा होगा हमारा कॉस्ट कम होता है, ठीक है। ज्यादा यूनिट में प्रोड्यूस करोगे तो नॉर्मल सा बात है ना, हमारा कॉस्ट पर यूनिट कम होते जाता है। इसीलिए ये 380 और ये 310 दिख रहा है। तो बोलो कितना होगा, मल्टीप्लाई करके बताना है। 30,000 इंटू 380, मतलब ऐसे कर लेते हैं 38 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 114, और इसके बाद जितने सारे जीरो होंगे 30,000 पे 4 और एक 5 जीरो, तो ये कितना आ गया, 1 करोड़ 14 लाख। तो फिर 310 इंटू 1 लाख, तो ये कितना हो जाएगा, 3 करोड़ 10 लाख शायद। 3 4 5 1 6, 5 1 6, हाँ ये हो गया। वर्क्स कॉस्ट के बाद क्या ऐड होगा, वर्क्स कॉस्ट मतलब हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट तक। अब अगर कुछ ओपनिंग क्लोजिंग WIP है ये सब होना चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस बोल दिया है, ठीक है। तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस यहाँ पर फिक्स्ड है 1,50,000। मार्केटिंग भी बोल दिया है। अब देखो यहाँ पर ना हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग WIP कुछ नहीं है, ना तो ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स है। मतलब सीधा बात है, देखो अगर मेन जो हम लोग का स्ट्रक्चर सीखा था हम लोगों ने उसके हिसाब से चलोगे तो देखो हम लोग का यहाँ पर डायरेक्टली हमें क्या बता दिया है, ये वाला बता दिया है, ये वाला डेटा दे दिया है पर यूनिट इसका, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर का कोई डेटा अवेलेबल नहीं। इसके बाद हमारे पास ना तो ये डेटा है, ये भी नहीं निकाल सकेंगे, ये भी नहीं है तो ये भी नहीं निकलेगा। ये भी, ये है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन बट विथ रिलेटेड टू प्रोडक्शन की नहीं बताए। तो जैसे मैंने बोला कि अगर कुछ नहीं बताएगा तो हमें हमेशा जनरल मानना है, तो ये भी नहीं है, ऐसे ही मानेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो इसके बाद ये सारा डेटा नहीं है। अब फिर से नीचे देखो यहाँ पे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं पता, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये सब कुछ नहीं निकाल सकेंगे। तो COGS भी हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, सीधा ये जनरल वाला, क्योंकि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं बताएगा तो जनरल वाला, मतलब हम लोग सीधा यहाँ पर आ जाएंगे। और सेलिंग एक्सपेंसेस हम लोग को बताया है कि बिकवाने का क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इन्होंने बना रखा है। मतलब ये ब्लू कलर वाला पोर्शन हम लोग निकाल सकते हैं, और यहाँ पर जो हमें दे दिया है दैट इज फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर इसके बाद सीधा हम लोग को लिखना पड़ेगा, ऐड कर देंगे फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। तो ये हम लोग जनरल वाला ही मान रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसके बाद लिख दिया तो हम प्रोडक्शन वाला मान रहे हैं, उसके बाद का कोई डेटा है ही नहीं तो यही वाला आ जाएगा। तो फिक्स्ड खर्चा है 1,50,000, तो 1,50,000 यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर भी 1,50,000 लिखेंगे। अगर फिक्स्ड खर्चा है तो यूनिट प्रोड्यूस के चेंज के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर पर यूनिट निकालोगे तो कितना होगा, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 30,000 करने से कितना होगा, 5 रुपीज मेरे हिसाब से। और इधर वाला कितना हो जाएगा, 5 रुपीज, और ये कितना होगा, कम होगा ये शायद, 1 लाख से डिवाइड करने से 1.5 होगा, ठीक है। देखो पर यूनिट चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि ये तो हम लोग कॉस्ट में स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में हमेशा सेम होता है चाहे जितना भी यूनिट हो, लेकिन पर यूनिट में वो वैरी कर जाएगा, ठीक है। तो पर यूनिट यहाँ पर 5 है, यहाँ 1.5, और वेरिएबल का जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। वेरिएबल पर यूनिट में जो है सेम रहता है, और जो हम लोग का टोटल में है उसमें चेंजेस दिखता है। बट वर्क्स कॉस्ट में यहाँ पर हमें दोनों जगह पे चेंजेस दिख रहा है, मतलब वर्क्स कॉस्ट में हमारा फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों पोर्शन होगा शायद, इसीलिए दिख रहा है। बाकी हमें तो यहाँ बाइफरकेट करने का जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर आ जाएगा फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंसेस। तो फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंसेस हम लोग का बता रखा है 2,50,000 पर मंथ। तो यहाँ पर लिखेंगे 2,50,000। 2,50,000
और यहाँ पर भी 2,50,000, चाहे जितना भी यूनिट बनाए फिक्स्ड है तो फिर इतना ही होगा। तो 2,50,000 डिवाइडेड बाई 30 करने से कितना आता है? 8.33। और 2,50,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000 करने से 2.5 रुपए आ जाएंगे, 2.5। अच्छा, फिर वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, वो है 50 रुपीज की 30 रुपीज, ऐसा कुछ बोला था, 30 रुपीज करके पर यूनिट वेरिएबल है। तो मतलब पर यूनिट 30, पर यूनिट 30, टोटल में 30 करके 30,000 बनाएंगे तो 9 लाख, और 30 करके 1 लाख यूनिट बनाएंगे तो 30 लाख। ओके, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद ऐड हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम लोग 100% बेचना चाहते हैं तो ये सब एक्सपेंसेस करना पड़ेगा। ये जितने भी है ये सब मार्केटिंग एक्सपेंसेस है, देख लो, ठीक है, गिफ्ट देंगे, ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, तो ये ऐड कर लेते हैं। इसको हम लोग स्पेशल कॉस्ट बोल के लिख सकते हैं। तो ये सबके लिए नहीं होगा, सिर्फ 100% वाले कॉलम के लिए होगा। तो सबसे पहले है गिफ्ट आइटम्स। तो गिफ्ट आइटम दिए जाएंगे 30 पर यूनिट ऑफ सेल, तो फिर 100 वाले केस में होगा, यहाँ तो होगा भी नहीं, 30 पर यूनिट ऑफ सेल यानी 30 लाख। गिफ्ट आइटम्स के बाद है यहाँ पर लकी ड्रॉ। लकी ड्रॉ का जो भी कॉस्ट होगा, तो लकी ड्रॉ कैसे होगा? लकी ड्रॉ प्राइस का खर्चा कितना है? हर मंथ फर्स्ट सेकंड थर्ड और 3 कंसोलेशन प्राइजेस जाएगा, तो इसका मतलब टोटल खर्चा हो जाएगा 50,000 हर मंथ का, क्योंकि ये मंथली हमारा कॉस्ट शीट बन रहा है। 50, 25, 10, 50, 25, 10,000, ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइजेस, और 5,000 रुपए के 3 कंसोलेशन प्राइजेस, तो टोटल कितना हो रहा है ये लिखेंगे। तो ये 15,000, 15, और यहाँ पर हो गया 60, 70, 80, 80, और 15 और 5, 20, मतलब 1 लाख। 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख रुपए का खर्चा 1 लाख यूनिट के लिए, मतलब पर यूनिट ₹1 करके। लकी ड्रॉ के बाद रिफ्रेशमेंट का खर्चा 1 लाख, तो यहाँ पर लिखते हैं रिफ्रेशमेंट। तो ये भी ₹1 पर यूनिट करके, अगर पर यूनिट निकाल रहे हैं तो हम लोग। और उसके बाद स्पॉन्सर ए टेलीविजन प्रोग्राम एवरी वीक एट ए कॉस्ट ऑफ 20 लाख पर मंथ। 20 लाख पर मंथ, तो यहाँ पर लिख देते हैं टेलीविजन प्रोग्राम स्पॉन्सरशिप कॉस्ट। ₹20 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख करने से ₹2 करके आ जाएगा, बस, और तो कोई खर्चा नहीं है। तो ये ऐड करने से आ जाएगा हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते हैं। तो पहले ये ऐड करते, 385 प्लस 8.33। तुम लोग कोई दूसरा कॉलम ऐड करो, हम पूछेंगे तो मुझे बताओ। प्लस 30, 423.33 इंटू 30,000 कर देते हैं, तो हमें ये भी मिल जाएगा 1,26,99,000। मेरे हिसाब से 1,27,00,000 आ रहा है शायद, देखो तो ये टोटल कॉस्ट का कॉलम कितना आ रहा है। 4 लाख और 9 लाख, 9, 10, 11, 12, 13 लाख, 13 लाख ऐड करना है। 13 लाख और 14 लाख, 27, 1,27,00,000। 1,27,00,000। सॉरी, ये कितना आ जाएगा? 310। बताओ, कोई सा भी कैलकुलेट हुआ है अब तक? तो तुम लोग से पूछ के लिखी। कितना हो रहा है? 378। 396 होना चाहिए, 370। अच्छा, 20 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, आई थिंक 20 होगा, ये मैंने गलत लिखा है। अब देखो तो 378 -2 करने से
376 प्लस 20 396। हाँ मैंने गलत लिखा इस वजह से 396 आ रहा है, देख लो ठीक हुआ है तुम्हारा एडिशन, बट वो मैंने 2 लिखा है ना तो उस हिसाब से ऐड हो गया तो गलत आ गया। 396 होना चाहिए, एक बार चेक कर लो। और ये टोटल वाला कितना होगा फिर? 3 करोड़ 96 लाख मल्टीप्लाई करने से ही निकल के आएगा। यहाँ कुछ अप्रोक्सीमेशन नहीं था ना तो राइट आंसर आएगा। जैसे यहाँ अप्रोक्सीमेशन है, इसमें भी आ जाता है, ये देखो 423.33 जब तक कैलकुलेटर लेगा, अगर हम लोग लिखते जाते हैं इंटू कर लेते हैं 30,000, तो हम लोग बिना ऐड किए भी हमें सही आंसर मिल जाएगा। तो ये भी वैसे ही हो गया, 396 के साथ 1 लाख ऐड इंटू कर दिया तो 3 करोड़ 96 लाख आ गया। अच्छा अब यहाँ पर प्रॉफिट जो कि बैलेंसिंग फिगर करके आ जाएगा। अच्छा अब प्रॉफिट निकालेंगे तो 30% यूनिट बेचने पे 550 पर यूनिट करके बिकेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं सेल्स रेवेन्यू, तो ये 550 करके बिकेगा, क्वेश्चन खुद बोल रहा है। और अगर हम लोग 100 यूनिट बेचेंगे तो 500 पर यूनिट करके बिकेगा। तो 500 करके 1 लाख यूनिट को बेचने का कितना पैसा मिलेगा? 5 करोड़, आई थिंक 5 करोड़ हो रहा है। हाँ और ये वाला 550 इंटू 30,000 जितना आएगा उतना 1 करोड़ 65 लाख। तो बैलेंस करके बताओ कितना आ रहा है प्रॉफिट? ये वाला आ रहा है शायद 126.67। और यहाँ पर 104। हाँ तो 104 होने से ये हो जाएगा 1 करोड़ 4 लाख। देखो 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा ना, 126.67 है ना, तो इसको भी अगर सही आंसर निकालना है तो हम लोग ऐसे करेंगे तो पता चल जाएगा। 126.666 जब तक कैलकुलेटर लेगा लिखते जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये 333 था तो फिर ये 666 आएगा इंटू 30,000। तो ये आ जाएगा 37 लाख, मतलब 38 लाख आ रहा है। शायद बैलेंस करने से डायरेक्ट 38 लाख आ जाए। ठीक है ये हो जाएगा, बन गया। ठीक है अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये वाला, the following figures are extracted from the trial balance of जीके कंपनी ऑन 31st मार्च। यहाँ पर दिया हुआ है इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, फिनिश्ड स्टॉक दिया हुआ है, रॉ मटेरियल दिया हुआ है, डब्ल्यूआईपी दिया हुआ है, ऑफिस अप्लायंसेस, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, सेल्स रिटर्न एंड रिबेट्स, मटेरियल परचेस्ड, फ्रेट इनकर्ड ऑन मटेरियल परचेज, रिटर्न, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, फैक्ट्री supervision, repair and factory upkeeping expenses, heat, light and power rates and taxes, miscellaneous factory expenses, sales commission, sales traveling, sales promotion, distribution department salaries and expenses, ऑफिस सैलरी एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, फर्दर डिटेल्स में क्लोजिंग इन्वेंट्री। मतलब ऊपर जो था वो ओपनिंग इन्वेंट्री था, देखो यहाँ लिखा हुआ नहीं था ना कि ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग है, बट नीचे जब बोल रहा है कि ये क्लोजिंग है तो इसका मतलब वो वाला ओपनिंग है। तो क्लोजिंग में 3 चीज यहाँ भी दिया हुआ है, फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में एम्प्लॉय कॉस्ट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड। डेप्रिसिएशन में ऑफिस अप्लायंसेस पे 5%, प्लांट मशीनरी पे 10%, बिल्डिंग पे 4%। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट, हीट, लाइट एंड पावर टू फैक्ट्री ऑफिस डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेशियो। तो यहाँ पर हीट, लाइट एंड पावर तीनों जगह पे जाएगा, हमें बता दिया है, तो हमें सोचने का जरूरत नहीं कहाँ देना है। फैक्ट्री में भी जाएगा, ऑफिस में भी जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन में भी जाएगा, कितना कितना जाएगा बता दिया है। रेट्स टैक्सेस 2/3 टू फैक्ट्री, 1/3 टू ऑफिस। तो जैसे बोला है वैसा करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग टू फैक्ट्री ऑफिस एंड सेलिंग, तो बिल्डिंग का जो डेप्रिसिएशन है उसका फैक्ट्री में ऑफिस और सेलिंग में 8:1:1 में जाएगा। विद द हेल्प ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कंडेंस्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। हमें पीएल स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला है ऑफ जीके कंपनी फॉर द ईयर एंड 31st मार्च अलोंग विद सपोर्टिंग शेड्यूल्स ऑफ। तो हमें ये शेड्यूल्स बना लेना है। शेड्यूल्स में हमें बनाने के लिए बोला है कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब अगर हम लोग
कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट देखे वो बनाने से ही हमें ये शेड्यूल्स पता चल जाएगा, लेकिन हमें अलग अलग बनाने के लिए बोला नहीं कि शेड्यूल, शेड्यूल मतलब जैसे वर्किंग नोट होता है ना, वैसे तो ये सोल्यूशन का पार्ट हो जाएगा कि हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स अलग से निकाल के दिखाना है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अलग से निकाल के दिखाना है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग से निकाल के दिखाना है। फिर उसके बाद हम लोग को कॉस्ट शीट नहीं बनाना है, हमें पीएल स्टेटमेंट बनाना है कि कितना प्रॉफिट है। तो चलो सबसे पहले शेड्यूल 1 बनाते हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकलेगा, जैसे हम लोग अपना बनाते हैं कॉस्ट शीट उसी के हिसाब से निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे शेड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब तो पूरा ही कॉस्ट शीट हो गया, ठीक है, बिफोर प्रॉफिट। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा, देखो अब हमें ना शेड्यूल बनाने बोला है, तो पर यूनिट पे हम लोग नहीं जाएंगे, टाइम बेकार जाएगा, पर यूनिट निकालने का जरूरत नहीं है। सिंपल जो हमें चाहिए उतना ही निकालेंगे। जैसे कि हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम चाहिए, हम लोग सब टोटल में निकाल लेंगे। तो उसमें आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो देखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कुछ था कि नहीं था, ऊपर था लिखा हुआ था ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,40,000 प्लस परचेज होना चाहिए। अब देखते हैं परचेज कुछ था कि नहीं। हाँ, मेटेरियल परचेज 3,20,000 प्लस यहाँ पर हो जाएगा रॉ मटेरियल परचेज 3,20,000। ठीक है। तो यहाँ तो देखो हमें तीन ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था, जिसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम में सिर्फ रॉ मटेरियल आएगा, ऑफिस प्लांट मशीनरी बिल्डिंग यहाँ नहीं आएगा। अभी तो हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर मटेरियल परचेज फ्रेट इनकर्ड ऑन मटेरियल, तो मटेरियल को लाने के लिए जो खर्चा हुआ तो ये भी यहाँ पर ऐड होगा मटेरियल के कॉस्ट के साथ। ये मैंने लिखवाया था लास्ट क्लास में, ये देखो यहाँ पर लिखवा दिया था, ये देखो इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस लाइक कैरेज इनवर्ट फ्रेट इनवर्ट, है ना। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा फ्रेट ऑन मटेरियल परचेस्ड, फ्रेट ऑन मटेरियल परचेस्ड 16,000। फ्रेट ऑन मटेरियल के बाद है परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न क्या होगा, परचेज से लेस होगा, तभी तो हमें नेट परचेज पता चलेगा ना। तो परचेज रिटर्न नॉर्मल कंसेप्ट के साथ कि रिटर्न हुआ है तो फिर माइनस करेंगे ना, तभी तो पता चलेगा कि कितना मटेरियल अवेलेबल था, उसी के हिसाब से कंज्यूम होगा। तो मटेरियल रिटर्न है 4,800। ये करने से आ जाएगा रॉ मटेरियल अवेलेबल, कितना हमारे पास अवेलेबल है। फिर इसमें ऐड कर देंगे, सॉरी लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो पता चलेगा कि कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम है। तो अवेलेबल तुम लोग ऐड करोगे, हम तब तक देख लेते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है। 1,80,000 कितना आ रहा है, 47, 4,200. 47, 4,71,200 माइनस 1,80,000 कितना आ जाएगा, 2 lakh. 2,91,200 रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब इसमें ऐड करना पड़ेगा कुछ डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह अगर है तो चेक करते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है, ये रहा डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट 1,60,000, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट 1,60,000। अच्छा, हम लोग का ना कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं था, देख सकते हो, देखो फैक्ट्री ये सब ऐसे दिया हुआ है। तो ये हम लोग का प्राइम कॉस्ट निकल के आ जाएगा, कितना आ रहा है 1,200, 3,51,000 4 lakh. और तो 4,00,000, 4,51,200. 4,51,000 क्यों नहीं है, तो next day में। अच्छा, एक चीज और बाकी रह गई,
हम लोग को ना कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ दिया हुआ था, जैसे कि डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में 8,000 आउटस्टैंडिंग है, तो वो भी हमें ऐड करना पड़ेगा, मतलब पेबल है। तो 1,60,000 पेड है और 8,000 पेबल है, तो एक्चुअली ये 1,68,000 होना चाहिए। अगर 8,000 इसमें और ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, और कैसे ऐड होगा हम यहाँ पर दिखा देते हैं, ब्रैकेट में लिख के ऐड कर सकते हैं। तो पहले मुझे एक बार बता दो कितना होगा। 4,59,200. 4,59,200, तो 1,60,000 प्लस 8,000। प्राइम कॉस्ट के बाद ऐड होना चाहिए फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या है, काफी सारा चीज है, ठीक है। हम लोगों ने देखा ना कि डिप्रिशिएशन डिस्ट्रीब्यूट करो, ये करो वो करो, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आएगा, एकदम स्टार्टिंग से देखते हैं। ऑफिस अप्लायंसेस, ये ऑफिस में जाएगा। प्लांट मशीनरी होगा, लेकिन क्या प्लांट मशीनरी आएगा, नहीं, उसका डिप्रिशिएशन आना चाहिए ना। तो प्लांट मशीनरी है हम लोग का 4,60,500, उसका डिप्रिशिएशन आएगा। तो डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, और क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। तो प्लांट मशीनरी है 4,60,500, 4,60,500। अच्छा, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो बिल्डिंग हम लोग का कितना है, बिल्डिंग है हम लोग का 2 लाख। अब 2 लाख पे जितना डेप्रिसिएशन होगा उतना हम लोग को लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, सेल्स नहीं आएगा, सेल्स रिटर्न, मटेरियल परचेस, फ्रेट। अच्छा, डायरेक्ट एम्प्लॉय, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय आएगा, जितने भी इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है, कुछ नहीं बोला है, तो एम्प्लॉय कहाँ पर लगेगा, हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं। अच्छा, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट हम लोगों का, देखो ऐसे सोच सकते हो कि ये तो ऑफिस में भी काम कर सकते हैं, मार्केटिंग में भी काम कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन लास्ट क्लास में मैंने बोला था जब कुछ नहीं पता चले तो ऑलवेज फैक्ट्री में देना है। तो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट 18,000, तो यहाँ पर लिखेंगे इनडायरेक्ट इम्प्लॉय कॉस्ट। अब इसमें भी आउटस्टैंडिंग है कि नहीं देख लेना, ठीक है। तो हम इसको एक बार, तुम लोग मत लिखो, हम देख लेंगे आउटस्टैंडिंग है कि नहीं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आउटस्टैंडिंग इसमें भी था, तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं 18,000, चेक करेंगे, नहीं तो हम तो हटा देंगे, बट तुम लोग का बेकार में कॉपी करा होगा। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, फैक्ट्री सुपरविजन, तो ये फैक्ट्री में ही जाएगा 10,000, फैक्ट्री सुपरविजन, फैक्ट्री सुपरविजन 10,000। ये भी पता नहीं आउटस्टैंडिंग है कि नहीं, अभी मत लिखो तुम लोग, एक बार में लिखना। रिपेयर एंड अपकीपिंग एक्सपेंसेस फैक्ट्री का, तो ये तो फैक्ट्री का बोल ही रहा है। रिपेयर एंड फैक्ट्री अपकीपिंग, रिपेयर्स एंड फैक्ट्री अपकीपिंग। एक्चुअली ऐसे ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तुम लोग अपना पॉइंट आउट कर लेना, जो भी हमें यहाँ आउटस्टैंडिंग, जैसे 3 ही दिया है आउटस्टैंडिंग। अच्छा, डायरेक्ट एम्प्लॉय, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय और इंटरेस्ट, बस, और किसी में आउटस्टैंडिंग है ही नहीं, तो अच्छा बात है, चलो पता चल गया। तो रिपेयर्स एंड फैक्ट्री अपकीपिंग 14,000, ये हमारे आउटर कॉलम में ही जाने वाला है। फैक्ट्री सुपरवाइजर का खर्चा भी हम लोग के आउटर कॉलम में ही चला जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और क्या है, हीट लाइट एंड पावर, इसमें भी फैक्ट्री में कितना जाएगा हमें बता दिया है, हम लोग को उतना ही लेना पड़ेगा। हीट लाइट एंड पावर, ये ब्रैकेट में लिख के जितना रेशियो में जाएगा, हीट लाइट एंड पावर 14,000, नहीं 65, रेट्स एंड टैक्सेस 6,300। ये सब हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पर बोला था कितना फैक्ट्री में है कितना किस में है, मैं बता दिया था। मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंसेस 18,700, मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंसेस 18,700, इसका कोई बाइफर्केशन नहीं बोला था। सेल्स, ये सब सेल्स रिलेटेड डेटा आ गया, देख लो, सेल्स कमीशन, सेल्स ट्रैवलिंग, सेल्स प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, सैलरी एंड एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड सैलरी एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्लोजिंग, ये तो बाद में लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग में डायरेक्ट इनडायरेक्ट है 1,200, आउटस्टैंडिंग में इनडायरेक्ट वाला है 1,200, तो 18,000 प्लस 1,200 करके कितना आ जाएगा, 19,200, ये आ गया। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, ये तो भी हम लोगों ने लिया नहीं है। डेप्रिशिएशन लगेगा ऑफिस अप्लायंस प्लांट एंड मशीनरी पे 10%,
तो प्लांट एंड मशीनरी पे 10% लगेगा, तो कितना होता है 4,60,000। ये इस पे 10% 46,050 देख लो सही हुआ है कहीं। और बिल्डिंग पे डिप्रिशिएशन 4%, लेकिन बिल्डिंग का डिप्रिशिएशन सिर्फ फैक्ट्री को नहीं जा रहा है, बाकी सभी को जा रहा है। तो कितना जाएगा डिप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग, फैक्ट्री में जाएगा 8/10। तो 8/10 ये बता दो कितना होगा, 2 लाख इंटू 4% इंटू 8/10। 6,400। 6,400, अच्छा ठीक है। और ये हीट लाइट एंड पावर, इसका कितना पोर्शन जाना चाहिए यहाँ पर बताया है, फैक्ट्री में जाएगा वही 8/10। 8/10 तो 6,500 इंटू 8 करना है, देखो कितना आता है, मतलब 65 इंटू 8। 52,000, अच्छा 52,000। रेंट रेट्स टैक्सेस का भी बता दिया, रेंट रेट्स टैक्सेस का बताया है। 2/3 फैक्ट्री को जाएगा, तो 2/3, तो 3 मतलब 21, और ये हो जाएगा 4,242,100। ये हो गया मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ठीक है। अच्छा, अब सभी फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करना है, ऐड करने के बाद प्राइम कॉस्ट के साथ हम लोग लिखेंगे। तो एक काम करते हैं, ये प्राइम कॉस्ट वाला डेटा है ये इधर बाहर लिख लेते हैं, 4,59,200। इससे क्या होगा, फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करके लिखने में आसानी रहेगी। तो ये हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड का टोटल करेंगे, फिर इधर लिखेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे, तो बोलो कितना आ रहा है फैक्ट्री ओवरहेड का टोटल। 1,72,390, तो 1,72,200, लेकिन आंसर है 1,70,550। और एक बार देखो, हाँ मैम मास्टर। 80, 1,70,550, ठीक है, तो ये आना चाहिए। अच्छा, अब इसके साथ वो प्राइम कॉस्ट को भी ऐड कर लो, देखो कितना आता है। 6,29,750। 6,29,750, अच्छा ठीक है। 6,29,750, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसमें ऐड हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, तो आ जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। फिर लेस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। अच्छा, क्लोजिंग वाला तो है 1,92,000, ओपनिंग वाला ऊपर लिखा हुआ है, ओपनिंग वाला 2 लाख। 8,29,750 माइनस 1,92,000 कितना है, 6,37,000। 6,37,750 नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा, अब इसके बाद आता है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोडक्शन रिलेटेड, ठीक है। तो हम लोग को शेड्यूल बनाने बोला है, तो अभी हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स तक नहीं पहुंच पाए हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स तक पहुंचने के लिए हमें तो और भी ज्यादा चीज लिखना पड़ेगा, तो हम लोग को अब एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो है वो हम लोग जनरल मानेंगे, जब हमें कुछ नहीं बोला है, तो इसका मतलब
क्योंकि देखो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में जो भी आएगा ना वो पढ़ के देख लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हमारा फैक्ट्री रिलेटेड कुछ है कि नहीं, पढ़ के देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आएगा। एक तो है ऑफिस अप्लायंसेस, तो ये ऑफिस में है तो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, इसका डिप्रिशिएशन हो जाएगा। अच्छा, और क्या हो सकता है हम लोग का, ऑफिस सैलरी एंड एक्सपेंसेस, ये भी जनरल वाला हो गया। तो फिर इसका मतलब हम लोग का यहाँ पर जो भी डेटा दिख रहा है ना उसके हिसाब से हमारा जनरल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है। तो इसका मतलब इसके बाद हम लोग का ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ये ऐड हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो इस केस में फिर से ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट ही हम लोग का बन जा रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हम लोग का है 80,000। तो ये ऐड करने से आएगा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना है, 1,15,000। तो एडिशन करके कितना आया बताओ, 7,750 तो होगा, बाकी ये वाला 71 हो रहा है, 7,17,750 और ये माइनस करके कितना आ रहा है, 6,02,750। 6,02,750 ये हम लोग का आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसमें ऐड होगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, जिसको हमें शेड्यूल से लेना है, जो शेड्यूल हमें अलग से बनाने बोला। यहाँ पर हम लोग लाइन बाय लाइन लिख के नहीं कर सकते, बिकॉज क्वेश्चन ऐसे बोला है, अगर नहीं बोलते हो जाता, बट इसको हमें ऐसे बनाना है, फिर उसमें वो पॉइंट ले जाके लिखना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन वाला शेड्यूल 3 से आ जाएगा, तो यहाँ पर जो भी आएगा वो ऐड कर देंगे, और सेलिंग भी उसके बाद डायरेक्टली ऐड हो जाता है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ये हम लोग का आ जाएगा शेड्यूल 2 से। तो ये सब ऐड करने के बाद आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, हम लोग को यही निकालने के लिए बोला है। तो अब हम लोग को शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 बनाना पड़ेगा। तो शेड्यूल 2 बनेगा शेड्यूल ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जितना भी खर्चा है वो शेड्यूल 2 में बनाना है। तो देखते हैं सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का क्या क्या खर्चा, एकदम स्टार्टिंग से चलते हैं। तो ये सब तो ओपनिंग स्टॉक है, ऑफिस बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी सेल्स। तो ये सेल्स हुआ है, ये सेल वैल्यू है, ये कोई सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं है। सेल्स रिटर्न एंड रीबेट, तो ये तो आफ्टर सेल हुआ ना, कि सेल मुझे रिटर्न किया कस्टमर ने, सेल्स रिटर्न जनरेट हुआ, या फिर मैंने रिबेट दिया है अपने कस्टमर को, तो ये तो आफ्टर सेल है। हमें तो कॉस्ट शीट में वो सारी चीजों को लिखना पड़ता है जो अप टू प्रॉफिट था, मतलब अप टू एस्टिमेटेड कॉस्ट तक आता है। ठीक है, तो ये सब तो हमारे वो प्रॉफिट वाले स्टेटमेंट में जाएगा। हमें बोला है ना एक प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना है। मटेरियल परचेज नहीं आएगा, फ्रेट ये सब तो हमारा आ चुका है, और वैसे भी यहाँ नहीं आएगा। परचेज रिटर्न, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, इनडायरेक्ट फैक्ट्री रिपेयर्स, हीट लाइट पावर रेट, टैक्सेस, मिसलेनियस फैक्ट्री, सेल्स कमीशन, सेल्स ट्रैवलिंग, सेल्स प्रमोशन, ये तीन आ जाए। सेल्स कमीशन, सेल्स ट्रैवलिंग और सेल्स प्रमोशन। तो ये लाइन बाय लाइन जो तीन दिखा ये तीनों आएगा, वैल्यू लिख लेते फिर आगे का भी चेक करते हैं। 33,600, 11,000, 22,500। तो 33,600, 11,000, 22,500। अच्छा, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में दिया है सैलरी एंड एक्सपेंसेस। तो ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों मिला के कर रहे हैं हम लोग, हमें मिला के करने बोला है। तो डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट सैलरी एंड एक्सपेंस 18,000। अच्छा,
ऑफिस सैलरी एंड एक्सपेंसेस, ये तो ऑफिस वाले पार्ट में जाएगा, ये नहीं होगा। अच्छा अब देख लेते हैं यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूट करने हमें जो खर्चे बोले थे, कहीं वो सेल्स में तो नहीं है? हाँ है ये वाला। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग सेलिंग रेशियो में भी जाएगा, तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो बिल्डिंग कितना था और उस पे डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पर देख के लिख सकते हैं बिल्डिंग था हम लोगों का 2 लाख, उस पे 4% डेप्रिसिएशन लग रहा था, तो 2 लाख का बिल्डिंग है, उस पे 4% टोटल डेप्रिसिएशन लग रहा है, जिसमें से सेलिंग वाले पार्ट में जाएगा 1/10, तो कितना होगा? तो 4% मतलब हो जाएगा 8,000, 8,000 का 1/10 मतलब 800। अच्छा और क्या जाएगा? हीट लाइट वाला भी डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, हीट लाइट एंड पावर, इसका रेशियो है हम लोग का 1/10 सेल के लिए, और अमाउंट है हीट लाइट एंड पावर का, यहां से देख लेते हैं। हीट लाइट एंड पावर है 65,000 इंटू 1/10, तो कितना होगा? 6500। तो टोटल करके देखो, और तो कुछ नहीं है, देख लो और कुछ नहीं था, ये तो मैंने जस्ट लास्ट में देखा ना कि और कुछ हमारे पास है कि नहीं, हम लोगों ने सारा पढ़ के देख लिया था, तो अब इसका टोटल करके देखो कितना होता है। 92,400, 92,400 ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 92,400। अब शेड्यूल 3, शेड्यूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड सारे खर्चे लिखने पड़ेंगे, देखते हैं क्या क्या है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर फिनिश स्टॉक, रॉ मटेरियल, WIP, ये सब तो कुछ नहीं है। ऑफिस अप्लायंसेस ये वाला आएगा, ऑफिस अप्लायंसेस, इस पे डिप्रिशिएशन आएगा। तो अप्लायंसेस कितने का है? 17,400, इस पे जो भी डिप्रिशिएशन होगा वो हमें लिखना पड़ेगा। अच्छा फिर उसके बाद है प्लांट मशीनरी बिल्डिंग, तो प्लांट मशीनरी तो ऑफिस में नहीं होगा, बिल्डिंग शायद तीनों जगह पे था, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर भी आएगा बिल्डिंग, डिप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग, तीनों जगह पे ही था। 2 लाख इंटू 4% इंटू देख लेंगे कितना। अच्छा इसके बाद बिल्डिंग के बाद है हम लोग का सेल्स, सेल्स रिटर्न, मटेरियल, फ्रेट, परचेज, डायरेक्ट एम्प्लॉय, इनडायरेक्ट, फैक्ट्री, रिपेयर्स, हीट लाइट एंड पावर, ये भी तीनों जगह पे था। हीट लाइट एंड, ये भी तीनों जगह पे था, तो 65,000 के अकॉर्डिंग रेशियो देखना पड़ेगा। हीट लाइट एंड पावर, उसके बाद रेट्स एंड टैक्सेस, रेट्स एंड टैक्सेस आ जाएगा। ये भी ना दोनों जगह पे था, ठीक है, रेट्स एंड टैक्सेस ये भी हमारे दोनों जगह पे था, इसीलिए हम यहाँ लिख रहे हैं 6,300। मैंने सिखाया था कि कुछ नहीं बोलेगा तो फैक्ट्री में दिखाना है, फैक्ट्री में हम लोगों ने दिखाया, लेकिन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में भी उसका पोर्शन आएगा, नीचे लिखा हुआ था। फिर मिसलेनियस फैक्ट्री, ये सेल्स कमी, ये तो हो गया। ऑफिस सैलरी एंड एक्सपेंसेस 8,600, 8,600 ऑफिस सैलरी एंड एक्सपेंसेस। फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, तो हम लोग इंटरेस्ट को तो नहीं लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अब देखते हैं। डेप्रिशिएशन जो है ऑफिस अप्लायंसेस पे 5%, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5%, तो ये तुम लोग चेक करो कितना आ रहा है, हम तब तक बाकी सारा चीज लिख रहे हैं। बिल्डिंग में जो है बिल्डिंग का डेप्रिशिएशन जो है वो ऑफिस में जाएगा 1/10। अच्छा और हीट लाइट का जो पोर्शन है वो ऑफिस में जाएगा 1/10। अच्छा और रेट्स एंड टैक्सेस 2/3, और ये 1/3 ऑफिस में जाएगा बस, तो ये हो जाएगा 2100, ये हो जाएगा 650, नहीं 6,500,
और ये हो जाएगा, ये 800 आ रहा है, 800। और ये कितना आ जाएगा, 17,400 इंटू 5%, 870. 8,000, 870, 870। अच्छा, तो टोटल करने से 18,870, 18,870। तो यहाँ पर आ जाएगा 18,870 प्लस ये वाला वैल्यू प्लस 92,400, तो कितना आ रहा है? Seven lakh 14,020. 7,14,020 आना चाहिए। ये आ रहा है। हाँ मैम. अच्छा, अब ये तो बन गया, लेकिन अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। हम लोग को बनाना है इनका कंडेंस्ड पीएल। ठीक है, तो वो पीएल अकाउंट बनाएंगे। पीएल मतलब जैसे तुम लोग ट्रेडिंग पीएल बनाते हो वैसे ही, लेकिन हम लोग स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनाएंगे, कंपनी है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ जीके कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो जब हम लोग पीएल निकालते हैं, पीएल में नेट प्रॉफिट निकालते हैं, तो कैसे जीपी से सारा चीज लेस करते हैं। तो सबसे पहले जीपी निकालेंगे, तो जीपी कैसे निकलेगा, सेल से अगर हम लोग सारे खर्चे माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो सेल्स, तो सेल्स कितना है, यहाँ पर क्वेश्चन हमें दे दिया। सेल्स यहाँ बोला है 7,68,000। यहाँ से लेस कर देंगे, सेल्स रिटर्न था, हम लोगों ने काफी बार पढ़ा ना, बीच में आ रहा था बार बार वो डेटा, सेल्स रिटर्न एंड रिबेट बोल के एक साथ है। जैसे ट्रेडिंग के बाई साइड में बाई सेल्स लेस सेल्स रिटर्न करते हो, कुछ छूट दिया है तो ये रिबेट क्योंकि इसके साथ इंक्लूडेड है। बाकी देखो रिबेट वगैरह पीएल में आता है, बट क्योंकि इंक्लूडेड है तो एक ही साथ लिखेंगे ना, हमें तो अलग अलग पता नहीं है। तो इससे हमें पता चल जाएगा नेट सेल्स कितना है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कितना आ रहा है, माइनस करके देखो कितना आ रहा है, 7,54, 7,54। अच्छा, ये हम लोग का आ गया। सॉरी, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्यों लिख दिया मैंने गलती से। ये आ जाएगा हम लोग का ग्रॉस नेट सेल, सॉरी ये हम लोग का आ जाएगा नेट सेल। कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं, ये हो गया मेरा नेट सेल, कि मैंने ये रिटर्न हो गया तो फिर मैंने इतने रुपए का सेल किया। अब इससे लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब जो गुड्स बेचा उसका कॉस्ट। ये तो मेरा नेट सेल्स वैल्यू है, इसमें प्रॉफिट लगा हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लोग का कितना आया है शेड्यूल 1 से, अभी निकाला ना, कि हम लोगों ने जो गुड्स बेचा है उसका कॉस्ट कितना है, 7,14,20। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 39,980, 39,980। ये हम लोग का आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इसमें से हम लोग लेस कर देते हैं कोई कॉस्ट अगर हम लोग का बाकी है। जैसे कि देख सकते हो हम लोग का एक कॉस्ट हम लोगों ने कहीं पर नहीं दिखाया, दैट इज बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट तो हम लोग पीएल में ही चार्ज करते हैं ना, तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट से वो लेस करते हैं। तो बेसिकली ये तो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट ही निकल के आया, क्योंकि इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स में और भी काफी सारे चीज एडजस्ट हुए हैं ना। देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम लोग सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर इसीलिए नहीं लिख सकते कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करने के बाद, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने सिर्फ जो है ट्रेडिंग में क्या क्या होता है। देखो ट्रेडिंग में हम लोग जब ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं तो माइनस क्या क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, उसके साथ परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है,
फिर लेस करते हैं हम लोग वहां पर और वेजेस वगैरह रहता है तो वो दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर ना काफी सारे खर्चे एड ऑन हो चुके हैं, जैसे कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन जो कि पीएल का पोर्शन होता है। बात समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि अगर ये जीपी क्यों नहीं लिख रहे हम लोग, क्योंकि जीपी इसलिए नहीं लिख रहे, अगर तुम लोग ट्रेडिंग के हिसाब से जीपी देखोगे ना तो हम लोग यहाँ लिखते हैं बाई सेल्स, जो कि यहाँ लिखा है, ठीक है। फिर लेस कर देते हैं रिटर्न वगैरह, जो कि यहाँ रिबेट इंक्लूडेड था तो ठीक है चलो चलता है इतना। फिर बाई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आता है, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड आता है, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, फिर टू जीपी आता है। और फिर उसके बाद हम लोग इस जीपी को ब्रॉड डाउन करते हैं, यहाँ पर सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखते हैं, जैसे कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ना, ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सारी चीजों को इंक्लूड करते हुए आया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हम लोग सिर्फ जीपी है ये नहीं बोल सकते, इसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग इनकम। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी खर्चा होता है, जैसे कि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, मेनली ये दो होता है, वो दो लेस करने के बाद हमारा ये आया, तो इसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे, ना कि ग्रॉस प्रॉफिट। अब इससे हमें फाइनेंस चार्जेस लेस करना पड़ेगा, जो कि है इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, ये हम लोग लेस करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, एक तो यहाँ 2000 है और एक आउटस्टैंडिंग में भी 2000 है, ठीक है। तो दोनों ऐड हो जाएगा, जैसे हम लोग पीएल में आउटस्टैंडिंग और ये दोनों लिखते हैं, अगर हमारे ड्यूरिंग द ईयर का है तो 4000, ठीक है। तो माइनस करके कितना आ जाएगा, 35,980। तो ये हम लोग को निकालने के लिए बोला है, हम लोगों ने निकाल लिया नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हम लोग का नेट प्रॉफिट आ गया। तो इसको अगर ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट लिखने से इसका कंसेप्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट से सिर्फ हम लोग गुड्स को बनाने का कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस करते हैं। लेकिन ये कॉस्ट ऑफ सेल्स जब कैलकुलेट हुआ ना, यहाँ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पीएल का पोर्शन भी इंक्लूडेड हो गया। तो यहाँ पर एक्चुअली जो ट्रेडिंग पीएल होता है ना, तो पीएल में मेनली तीन चार पोर्शंस होते हैं खर्चे के हेडिंग्स अगर देखा जाए, एक होता है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, एक होता है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है फाइनेंस चार्जेस। तो फाइनेंस चार्जेस लास्ट में डिडक्ट होता है, तो उसके पहले जो भी खर्चा है बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जरूरत होता है, तो ये माइनस करने से आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर इसके साथ इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, जो कि एक फाइनेंस चार्जेस था, वो लेस करने पे हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट 35,98,000, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड को यहाँ कॉस्ट शीट में भी इंक्लूड किया जा सकता है, जैसे कि मैंने बताया था कि आजकल किया जाता है। तो अगर तुम लोग ऐसा करते हो कि इसमें इंक्लूड करते हो, तो नोट देना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने निकाला है ना, तो ये हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स आया है, इसमें लिख दो एक्सक्लूडिंग, ऐसे करके, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, मतलब हम लोगों ने बोरोड फंड को यहाँ नहीं लिया है। तो अगर लेने से क्या आंसर अलग आता, नहीं अलग नहीं आता। अगर तुम लोग यहाँ बोरोड फंड दे दोगे तो यहाँ 4000 से ये खर्चा बढ़ जाएगा, ठीक है, 2000 पेड और 2000 पेबल, तो ये 7,14,020 की जगह 7,18,020 हो जाता, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होता, अगर तुम लोग वहां इसको इंक्लूड किए हो तो यहाँ नहीं करते, तो ये 7,00,000 जो है 14 के जगह 7,18,020 माइनस होता, तो डायरेक्टली ये 35,980 आ जाता, फिर ये वाला पोर्शन नहीं आता, ठीक है। लेकिन मैंने इसको यहीं पर दिखाया, क्योंकि जो है कॉस्ट शीट पे नॉर्मली नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी दिया जाता है, जो कि मैंने तुम लोग को लिस्ट में लिखाया था कुछ स्पेशल पॉइंट की, कहीं दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, नहीं देने से नोट देना है, तो फिर नोट यहाँ पर दे सकते हो, यहाँ पर एक नोट लिख सकते हो कि ऑल्टरनेटिवली interest on borrowed fund of rupees 4,000 may be added to arrive एट कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स पाने के लिए भी हम लोग इसे ऐड कर सकते हैं, बट हम लोगों ने यहाँ पर वो नहीं किया है, वो ट्रीटमेंट नहीं किया, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब आज तो क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, पीछे एक केस सिनेरियो है और एक इलास्ट्रेशन 3 जो कि काफी बड़ा है, मैंने पढ़ के रखने के लिए बोला था कि ये क्लास में नहीं होगा, दूसरे वाले क्लास में। केस सिनेरियो नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, वो तो हम बता देंगे, वो देखने में बड़ा होता है बट आंसर छोटा सा ही होता है इसका। और वो इलास्ट्रेशन 3 जरूर पढ़ना है, और एक बार एमसीक्यू लगेगा 2 से 5 मिनट, वो हम लोग एक बार कर लेते हैं एमसीक्यू, नेक्स्ट क्लास में हमें और एमसीक्यू करने का जरूरत है। तो यहाँ पर दिया हुआ है
फर्स्ट एमसीक्यू में है, बोल रहा है जनरली फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट शीट प्रिपरेशन, कॉस्ट शीट प्रिपरेशन कॉस्ट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन वेरिएबिलिटी रेलिवेंस नेचर। तो हम लोग कॉस्ट शीट में कॉस्ट को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं बोलो? ये तो कॉस्ट शीट करवाते वक्त स्टार्टिंग में ही बोला, फंक्शन। फंक्शन, ठीक है, एक पॉइंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट का पार्ट कौन सा नहीं होगा? बोला है कि कॉस्ट ऑफ पैकिंग, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पेड टू ब्रिंग मटेरियल टू फैक्ट्री, जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल इनपुट, क्रेडिट कैन नॉट बी क्लेम्ड, ओवर टाइम प्रीमियम पेड टू वर्कर्स। प्राइम कॉस्ट में सारे डायरेक्ट खर्चे आते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो एक एक करके सोचो। जैसे कि सबसे पहले हम बता रहे ओवर टाइम प्रीमियम पेड टू वर्कर। अगर हम लोग वर्कर को ओवर टाइम दे रहे तो वर्कर ओवर टाइम किनको देते हैं? जो फैक्ट्री में काम करते हैं ओवर टाइम वाला, तो कुछ नहीं बोला है तो डायरेक्ट वर्कर मानेंगे। तो वर्कर डायरेक्ट वेजेस में तो हम लोग का आ ही सकता है ना ओवर टाइम, क्योंकि हम लोग लेबर कॉस्टिंग जब पढ़े थे तब हम लोगों ने क्या देखा कि वर्कर को जो पे किया जाता है वो सारा ही वर्कर के मतलब लेबर कॉस्ट में ऐड हो जाता है, चाहे वो ओवर टाइम हो, बोनस हो, जो भी हो। तो ये तो इंक्लूडेड होगा ही डायरेक्ट वेजेस में, तो डायरेक्ट वेजेस तो प्राइम कॉस्ट का पार्ट इसमें आएगा। जीएसटी रॉ मटेरियल पे किया है बट इस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो ये भी हमारे मटेरियल के कॉस्ट में, डायरेक्ट मटेरियल के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, ये डायरेक्ट वेजेस में ऐड हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पेड टू ब्रिंग मटेरियल टू फैक्ट्री, तो फैक्ट्री तक मटेरियल को लेके आने का जितना भी खर्चा है वो भी मटेरियल के कॉस्ट में हमारा ऐड होना चाहिए। तो अगर ये तीनों ही ऐड होगा तो फिर आंसर क्या आ रहा है? कॉस्ट ऑफ पैकिंग। तो पैकिंग ऐड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, डिपेंड करता है कि वो प्राइमरी पैकिंग है कि सेकेंडरी है। प्राइमरी मतलब जब प्रोडक्शन के टाइम पे हम लोग यूज करें, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है बट इस तरीके का क्वेश्चन दिया तो इसका मतलब फिर हमें कॉस्ट ऑफ पैकिंग में टिक करना चाहिए। बाकी देखो कॉस्ट ऑफ पैकिंग भी आ सकता है, लेकिन यहाँ बोला नहीं है ना कि प्राइमरी की सेकेंडरी, लेकिन बाकी नीचे का तीन जो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ पैकिंग हम लोग का आंसर होगा। फिर पॉइंट नंबर 3 में बोला है ए लिमिटेड रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर विच इट परचेज्ड ए स्पेशल फ्रेम फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ। बोल रहा है कि ए लिमिटेड को एक स्पेशल ऑफर आया है किसी चीज को प्रोड्यूस करने का, तो उसके लिए उन्होंने एक स्पेशल फ्रेम लिया है जिसके थ्रू से वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करेंगे। तो उसी काम को परफॉर्म करने के लिए वो फ्रेम लिया गया है, तो फिर ये कौन से कॉस्ट का पार्ट होगा? मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। पहले तो सोचो डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट, क्योंकि स्पेशली हम लोगों ने उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लिया है, तो डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट वो सोचो। फिर उसके बाद इस वो सोच लोगे तो ये अगर डायरेक्ट हो रहा है तो फिर ये दो आउट हो जाएगा, अगर इनडायरेक्ट हो रहा है तो ये दो आउट हो जाएगा, फिर दो में कंफ्यूजन रहेगा। बोलो क्या आंसर होगा? ताकि कंफ्यूजन तो होना नहीं चाहिए। डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे, ठीक है, डायरेक्ट है सही है, लेकिन ये मटेरियल के कॉस्ट के साथ ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये मटेरियल का खर्चा नहीं है, ये हमारा डायरेक्ट खर्चा है। बट डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे क्योंकि ये मटेरियल के कॉस्ट में ऐड नहीं करना पड़ेगा। ये कोई फ्रेम है, फ्रेम मतलब ढांचा, ठीक है, ढांचा मतलब जैसे कोई अगर कुकिंग वगैरह करते हो तो जैसे केक बनाने का अलग अलग फ्रेम्स होता है ना, उसके हिसाब से उस शेप के अकॉर्डिंग केक बन जाता है, तो वैसे ही स्पेशल फ्रेम। तो वो फ्रेम जो लिया गया है जिसके थ्रू से प्रोडक्शन होगा तो ये डायरेक्ट है, बट डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा मटेरियल के कॉस्ट के साथ, ये हम लोग ऐड नहीं करेंगे, ठीक है आंसर। फिर सैलरी पेड टू प्लांट सुपरवाइजर, ये कौन सा पार्ट होगा? फैक्ट्री का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्वालिटी कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन, बोलो। फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, फोर्थ का बी हो जाएगा। फिफ्थ नंबर में बोला है डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्टर्स लैपटॉप इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ। डायरेक्टर का लैपटॉप है जो डायरेक्टर यूज करता है, उस पे लगने वाला डेप्रिसिएशन। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, तो उनका लैपटॉप पे लगने वाला डिप्रिसिएशन का खर्चा एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हो जाएगा। ए मैन्युफैक्चरर हैज सेट अप ए लैब फॉर टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट फॉर कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड, ताकि प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड ठीक रहे, मतलब लो स्टैंडर्ड ना हो जाए, तो टेस्टिंग लैब बनाया गया है। तो वहां पर जो स्टाफ काम कर रहे हैं उनको दिया गया सैलरी, सैलरी ऑफ दिस लैब स्टाफ आर पार्ट ऑफ, तो ये किसका पार्ट होगा? वर्क्स ओवरहेड, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। तो ये सारे कॉस्ट एग्जिस्ट करते हैं, हम इतना बोल सकते हैं। ऐसा मत सोचो कि क्वालिटी कंट्रोल मैम ने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये कॉस्ट नहीं होता है, वो हम लोग इलस्ट्रेशन 3 में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन हम इतना बोल रहे हैं ये चारों कॉस्ट एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है। उसके हिसाब से तुम लोग मुझे आंसर देने का कोशिश करो क्या हो।
देखो पहला बात है सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी देने से तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होने से रहा, ठीक है। अब जो लैब बना हुआ है वो ऑब्वियसली फैक्ट्री के अंदर तो नहीं बनेगा, वो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग बनेगा ना, तो वर्क्स ओवरहेड भी नहीं होगा, तो फिर कौन सा होगा? कॉमन सेंस से बोलो, किस लिए बनाया गया है? ताकि क्वालिटी कंट्रोल में रहे, तो कौन सा कॉस्ट होगा? क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। 6 का बी हो जाएगा। 7, ऑडिट फीस पेड टू द ऑडिटर, तो ये कौन सा कॉस्ट होगा? ऑडिटर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सही है। 8th नंबर में सैलरी पेड टू फैक्ट्री स्टोर स्टाफ इज ए पार्ट ऑफ, ये तो आसान है, बोलो फैक्ट्री में जो स्टोर है वहां जो स्टाफ काम करते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड, 8 का ए हो जाएगा। 9th नंबर में कैंटीन एक्सपेंसेस फॉर फैक्ट्री वर्कर आर पार्ट ऑफ, कैंटीन का खर्चा है, फैक्ट्री वर्कर के लिए कैंटीन बनाया गया है, तो कहाँ पर दिखाएंगे? फैक्ट्री फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। और 10th, ए कंपनी पेज रॉयल्टी टू स्टेट गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन इट इज ट्रीटेड एज, तो रॉयल्टी मैंने लिखवाया था, प्रोडक्शन के बेसिस पे रॉयल्टी देने का बात हुआ है कि इतना यूनिट प्रोड्यूस होगा तो इतना, इतना यूनिट प्रोड्यूस होगा तो इतना, तो प्रोडक्शन बेसिस पे बात हुआ है। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। कॉपी देख के बताओ, आंसर सही हो जाएगा, लिखा हुआ है। रॉयल्टी देखो देखो कितने नंबर पे हम बता देते हैं, देखा नहीं है तुम लोगों ने? यहाँ पे लिखा हुआ है 11th नंबर पे, बताओ। 11th नंबर पढ़ के बताओ। डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि अगर हम लोग यूनिट प्रोड्यूस के हिसाब से दे रहे हैं तो फिर हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, तो ये 10th तक हो गया, एमसीक्यू कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में दो बड़ा क्वेश्चन हम लोग का बाकी रहेगा, एक केस सिनेरियो और एक वो है इलास्ट्रेशन 3, जो कि करने में काफी टाइम लगता है, कम से कम 1 घंटा लग जाएगा या उससे ज्यादा भी लग सकता है, पता नहीं, क्योंकि इतना सारा चीज पढ़ना पड़ेगा, देखते कितना टाइम लगेगा। तो इलास्ट्रेशन 3 और एक जो है केस सिनेरियो वो करेंगे। और सैटरडे एक्स्ट्रा क्लास देंगे कि नहीं वो हम बता देंगे, देंगे ठीक है, अगर नहीं होता है तो ये हम बताएंगे, नहीं तो प्रिपेयर रहो कि देंगे, तो फिर सैटरडे जो शाम को एक्स्ट्रा क्लास देंगे उसमें, लेकिन हम लोग एबीसी कॉस्टिंग का जो पोर्शन बाकी है उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं। बाय मैम।